हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सनमन सानी एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक 1 का चैप्टर नंबर 4 प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो आज हम चैप्टर 4 पर आ चुके हैं जो कि है प्राइमरी एक्टिविटीज़। इससे पहले कि अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट लगा दिया क्लास 12 ज्योग्राफी की, जहाँ से जाके आप ज्योग्राफी का एंटायर सिलेबस कवर कर सकते हो। एंड एज यू गाइज नो दैट आई एम सनमन सानी और मैं अपने चैनल पर क्लास 12 की ह्यूमैनिटीज़ के एंड 11th ह्यूमैनिटीज़ के एंटायर सिलेबस को कवर करती हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो अगर आपको पॉलिटिकल पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सोशियोलॉजी पढ़नी है या साइकोलॉजी पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई प्लेलिस्ट से आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? प्राइमरी एक्टिविटी। जब भी प्राइमरी एक्टिविटी हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अभी तक क्या आता है? अरे प्राइमरी एक्टिविटी मतलब एग्रीकल्चर है, बट नो, आज हम जानेंगे एज यू गाइज नो दैट अब आप क्लास 12th में आ चुके हो, सबसे हाईयर लेवल पे, मतलब अपनी स्कूल लाइफ में अगर आप देखो तो आप ज्योग्राफी को उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हो। अगर आप आगे चल के ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हो अपनी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो और चीज़ें पढ़ोगे। बट आज आप जानोगे कि प्राइमरी एक्टिविटी जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एग्रीकल्चर है। देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटी जो प्राइमरी एक्टिविटी के अंडर में आती है। वो सब क्या है? दैट वी विल स्टडी टुडे। ओके जी, चलो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। इस चैप्टर के और ज्योग्राफी के बाकी सभी चैप्टर्स के, ज्योग्राफी ही क्या, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, सभी चैप्टर्स के हैंड रिटन, टाइप्ड, स्टूडेंट फ्रेंडली, ईजी लैंग्वेजेस के नोट्स मैं बनाती हूँ और उसको अपलोड कर देती हूँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे। तो यू कैन गो एंड एक्सेस फ्रॉम माई इंस्टाग्राम आईडी। किसी भी चैप्टर के तुम्हें नोट चाहिए हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी, हम कहते हैं टर्शियरी एक्टिविटी। तो क्या है ये एक्टिविटी? मतलब क्या हो गया? तो गाइज ये जितनी भी एक्टिविटी हम कहते हैं ये क्या होती हैं? ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि वो एक्टिविटी जो हमें पैसा जनरेट करके देगी। तो एग्जाम में सिंपल सा 1 मार्कर क्वेश्चन में आएगा, डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? दोज एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जो भी सिंपल सा आप जो है लिखना चाहो आंसर में वो इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो भी एक्टिविटी हमें पैसा कमा के देती है उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी है सेकेंडरी एंड तीसरी है टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। अब ये क्वार्टरनरी एक्टिविटीज कौन सी है? हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, किसी को बिल्कुल ना पता हो, तो वो भी आज आपका ये वाली बुक जो चल रही है इसके जो थर्ड अभी जब हम आएंगे चैप्टर नंबर, आप मान लो कि चैप्टर नंबर 6 पे आएंगे, तो वो टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ है। इन दैट यू विल नो कि आज तक तो हम बस टर्शियरी सेक्टर कहते हैं ना कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, ये सब आ गया। नहीं, आज आप जानोगे क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो चलो वो तो आप आगे वाले चैप्टर में जानोगे। मेनली आज का चैप्टर हमारा फोकस करेगा प्राइमरी एक्टिविटी पे। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? हाँ, एग्रीकल्चर प्राइमरी में आता है, बिल्कुल सही बात है। बट प्राइमरी एक्टिविटी में वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है जहाँ पे हम अर्थ को यूज़ करते हैं, जहाँ पे मेजर अगर हमें जो है काम करना है उसमें अर्थ का, अर्थ के लैंड का, अर्थ की रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ज़्यादा लेवल पर होता है। ठीक है, जैसे कि कोई वेजिटेशन है, अगर एग्रीकल्चर करना है तो क्या चाहिए आप लोगों को? पूरा एक खेत चाहिए जहाँ पे आप जाके उगाओगे। ठीक है, कोई आप लोगों को जैसे कि मानो मिनरल्स निकाल रहे हो आप, माइनिंग आता है प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर कि हम अर्थ में खुदाई करके मिनरल्स निकाल रहे हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटी जो प्राइमरी एक्टिविटी में आती हैं और मेनली इनमें वो एक्टिविटी आती है जहाँ पे हम अर्थ की रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थ को यूज़ करते हैं, अर्थ की लैंड को यूज़ कर रहे हैं, तो हम इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, तो एग्जांपल्स में एग्रीकल्चर ही नहीं आता, देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटी, जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग भी। हंटिंग भी, जैसे हंटिंग आज तो इतने लेवल पे नहीं होता, पुराने ज़मानों में जो अर्ली मैन होते थे वो क्या करते थे? हंटिंग करते थे, जानवरों की पकाते थे, उनको खाते थे फॉर देयर लाइवलीहुड। तो वो भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि उसके लिए आप किस पे डिपेंडेंट हो? नेचर पे। जानवर क्या है? फ्लोरा एंड फौना के पार्ट है, नेचर के पार्ट है। ठीक है जी, तो ये आप प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी होती है? सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है दैट आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे जो है रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे कॉटन उगाई हमने एग्रीकल्चर करके प्राइमरी एक्टिविटी में, अब उस कॉटन से तुम शर्ट बनाओ, रुमाल बनाओ, स्कर्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो कहाँ बनेगी? एक इंडस्ट्री में बनेगी, एक टेक्सटाइल मिल में बनेगी, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाएगी। ठीक है, एंड देन टर्शियरी एक्टिविटी में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन हो गया, एंड दीज डेज जो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, आईटी सेक्टर, ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर। ओके, तो अब शुरू करते हैं हम अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ की एंड नंबर ऑफ जो है डिटेल्स जो हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी में आता है हमारा
हंटिंग एंड गैदरिंग। तो आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये चैप्टर पढ़ते हुए तुम एक नोटबुक ले आओ और शॉर्ट नोट्स अपने बनाते रहो जैसे जैसे मैं तुम्हें ये पढ़ा रही हूँ। तो फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी के नीचे तुम लिखो हंटिंग एंड गैदरिंग और पहले बोल्ड लेटर से लिख दो हंटिंग। अब हंटिंग क्या होता है, तो हंटिंग देखो प्रिमिटिव एजेस में बहुत ही ज़्यादा होती थी। आज से मतलब मान लो तुम 500, 600, 1000 साल पहले तक हंटिंग बहुत ज़्यादा लेवल पर होती थी, और भी पहले हंटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि जो है अर्ली मैन जो होते थे वो अपनी इमीडिएट नीड्स के लिए नेचर पे ही डिपेंडेंट रहते थे। उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता था कि मोबाइल भी चाहिए गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए, ठीक है, और उनको तो वाईफाई भी चाहिए कि भैया रीलें चलानी है, उनको मेकअप भी चाहिए, उनको डिओड्रेंट भी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। उन्हें तो गाड़ी भी चाहिए, स्कूटर भी चाहिए, ये नहीं होता था। उनकी इमीडिएट नीड क्या होती थी अर्ली मैन की, जैसे मैंने इनकी फोटो लगाई है यहाँ पे, इनकी अर्ली नीड होती थी खाना, ठीक है, बस, और सोना, ठीक है। तो खाने के लिए ये किस पे डिपेंडेंट होते थे? नेचर के ऊपर। या तो पेड़ से फल तोड़ के खा लिया करते थे या फिर किसी जानवर को मार के उसको जो है खा लिया करते थे। उसी जानवर की स्किन से अपने कपड़े बना लेते थे या कोई पत्तों वत्तों की अपनी ड्रेस बना लेते थे। यही इस चीज़ पे अर्ली मैन जो होते थे वो डिपेंडेंट होते थे। Okay. तो जो पेड़ से तोड़ के जो है फल सब्जी वगैरह खाना है वो गैदरिंग में आ जाता है, और हंटिंग में जानवरों को हंट करके जो खाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम हंटिंग की बात करें तो पीपल इन हॉट एंड कोल्ड एरियाज, यानी कि जो पुराने ज़माने में लोग होते थे हॉट एंड कोल्ड एरियाज़ में, वो जानवरों को हंट करके खाते थे, हॉट एरियाज़ में भी और कोल्ड एरियाज़ में भी। अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें तो जो है हमारे अर्ली मैन समुद्र के किनारे रहते थे तो वो फिश को हंट करके खाया करते थे। अब आज के समय पर देखो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आज के समय पे हंटिंग नहीं होती है, आज के समय पे भी हंटिंग होती है काफ़ी सारे जानवरों की। इनफैक्ट हंटिंग तो इस समय पे इतना डेंजरस हो चुका है कि हमारे कुछ सारे जानवर जो है वो क्या होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट तक होने वाले हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़। हमारा टाइगर भी आपने सुना कि कितना जो है, हमारे पांडा और भी कितने इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो हैं हमारे, आज हम उनको, हमें डर लग रहा है, लेपर्ड एंड और भी बहुत सारे एनिमल्स, हमें डर लग रहा है कि ये कल को हमारे अर्थ पे रही ही ना। क्यों? क्योंकि इनकी क्या हो रही है, इनकी इलीगल हंटिंग हो रही है। इलीगल हंटिंग को अब आप बड़े हो गए हो, इसको क्या कहते हैं? पोचिंग। क्या यूज़ होता है जानवरों का? कोई दवाई बननी है, उनकी बोन्स का यूज़ हो रहा है, उनकी स्किन का, एंड नंबर ऑफ तरीक़ों से जो है उनकी जो है एनिमल का स्किन का, एनिमल के बॉडी पार्ट्स का यूज़ करा जाता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए आज के टाइम पे। और उसके लिए हमारी जनरेशन क्या कर रही है, वो हमारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स को, हमारी प्रॉपर फूड चेन को तक खराब करने के लिए बैठे हैं। बट पुराने ज़माने में हंटिंग ऐसी नहीं होती थी, वो लोग जितने उनको ज़रूरत होती थी उसी एनिमल को हंट करके खाते थे। आज के समय में तो हमने इतने सारे एनिमल्स को एक्सटिंक्ट भी कर दिया, जैसे डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई, कितने एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। बट अर्ली हंटर्स जो है सिंपल लेवल पे हंटिंग करते थे। अब जब वो हंट करते थे तो वो क्या टूल्स यूज़ करते थे? कुछ तो चाहिए ना जानवर को मारने के लिए, तो उसके लिए भी वो सिंपल टूल्स यूज़ करते थे, जैसे स्पीयर्स हो गए, भाला हो गया, एरोज हो गए, कोई धनुष बाण हो गया, वो यूज़ करते थे। और उसको भी सिंपल लेवल पे बनाते थे वो, जैसे पेड़ से लकड़ी तोड़ी उससे बना लिया, पत्थर को शार्प करके बना लिया, सिंपल तरीक़ों से वो बनाते थे, ठीक है। ट्विग्स यानी कि जो ब्रांचेस होती है ना लकड़ियों की, उससे वो अपना टूल बनाते थे। तो सबसे अर्ली प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी है? सबसे पहली प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी है? हंटिंग। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब अर्थ पे डिपेंडेंट है, नेचर पे डिपेंडेंट है, जानवर नेचर का ही तो पार्ट है, तो उनको हंट करके जब हम खा रहे थे अपने लाइवलीहुड के लिए तो वो हो गया हंटिंग, ठीक है। हंटिंग के बाद आता है हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी, जिसको मैंने क्या कहा, गैदरिंग। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, हमारी जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी वो एनिमल्स पे तो डिपेंडेंट थे ही और प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट थे। तो क्या करते थे पुराने ज़माने के लोग कि फल से पेड़ तोड़ लिए, गैदर कर लिए, उनको खा लिया, ठीक है। तो ये गैदरिंग हो गई। फिर धीरे धीरे इस गैदरिंग को ना क्या थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड भी बनाया गया, बहुत माइन्यूट लेवल पे, कि किसी ने थोड़े ज़्यादा फल तोड़ के अपने पास रख लिए, किसी ने जो है कुछ और चीज़ अपने पास रखी थी, एक ने सेब रखे थे, एक ने बनाना रखे थे अपने पास, उन्होंने बहुत सारे गैदर करके रख लिए, ठीक है। बाद में उसको बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज किया गया कि तुम्हारे पास सेब है, मेरे पास बनाना है, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। इस टाइप से गैदरिंग की शुरुआत हुई, ठीक है। तो प्रिमिटिव सोसाइटी में बोथ प्लांट एंड एनिमल को एक्सट्रैक्ट करा जाता था टू सैटिस्फाई द नीड्स। क्या नीड्स होती थी पुराने ज़माने? फूड है, शेल्टर, घर बनाना है तो भैया पत्ते तोड़ेंगे, झोपड़ी बनाएंगे, हट बनाएंगे, और कपड़ों के लिए, ठीक है। अब जो ये गैदरिंग होती है, अगर हम इस गैदरिंग की बात करें तो आज की डेट तक गैदरिंग जो है वो बहुत जगहों पर प्रैक्टिस होती है। अब ये जब गैदरिंग होती है तो इसमें क्या है, जैसे कि ना कुछ
स्मॉल बिजनेस बन जाते हैं ऐसे, जैसे कि कुछ लकड़ी कलेक्ट करी, उससे बास्केट्स बनाई जा रही हैं। कोई इम्पॉर्टेंट पेड़ है, उसकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस पेड़ का वो कलेक्ट करा, उससे अगर कोई बिजनेस हो सके। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कि एक पेड़ है, उसमें से जो एक एक्सट्रैक्ट निकलता है उससे ना हमारी च्युइंगम बनती है, तो उसको वो लिया जाता है। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं तो उनकी गैदरिंग की जाती है, उनको गैदर करते हैं गैदरिंग कम्युनिटीज़, एंड देन उनको बेचा जाता है। तो ये एक बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पढ़ रहे हैं हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में सारी की सारी। तो गैदरिंग भी एक बहुत पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब गैदरिंग के ये फीचर्स आपको लर्न करने हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे कि अगर हम कह रहे हैं गैदरिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो पहले बताओ वो कहाँ पे होती है और उसके क्या फीचर्स हैं। तो गैदरिंग जो होती है हार्श क्लाइमेटिक रीजन्स में होती है, ठीक है, या बहुत ठंड या बहुत गर्मी इस रीजन्स के अंदर। हार्श क्लाइमेट मतलब ये हो गया, ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट होती है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, जैसे कि बहुत थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से पैसा इन्वेस्ट करना होगा अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, बिल्कुल ही बहुत लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। यील्ड पर पर्सन बहुत लो होती है, क्योंकि ये गैदरिंग जो काम होता है इसमें फैमिली के सारे मेंबर इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई जैसे कि मैं बताऊं कि कोई अपने घर पे जो है बैम्बू की जो है बास्केट्स बना रहे हैं, तो वो बैम्बू की लकड़ियाँ वकड़ियाँ कलेक्ट करके लाते हैं जो है फॉरेस्ट से और बास्केट बनाते हैं, ठीक है। और उसको फिर आप पास में जो बाजार होता है वहाँ जाके बेच कर आ जाते हैं, कुछ पैसा कमा लेते हैं उससे एक कम्युनिटी के लोग। तो उसमें क्या होगा, अब भैया ये बास्केट जब वो बना रहे हैं घर पे, कोई जो है लकड़ी कलेक्ट करके लाएगा, कोई बास्केट बनाएगा, फिर कोई उसे बेचने जाएगा, तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, बट इनकम तो बहुत थोड़ी सी आती है। तो जो वो होता है ना कि भैया एक आदमी जो कितना कमा पा रहा है पूरी फैमिली लग के भी, वो बहुत कम होती है। तो यील्ड पर पर्सन इज़ वेरी लो, ठीक है। लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप खेती करते हो तो आपने टमाटर उगाया तो बहुत सारे टमाटर उग सकते हैं एक आपके पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड के ऊपर, बट इसमें जो है ना प्रोड्यूस होता है वो बहुत कम होता है। मिनिमम एक गैदरिंग कम्युनिटी समझ लो कि एक फैमिली है 10 जनों की, 6 जनों की, 8 जनों, कितनी बास्केट्स बना लेंगी? 25 बना लेंगी, 30 बना लेंगी, हद से हद 50 बना लेंगे ना, उससे ऊपर तो नहीं। तो ये भी मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट बोल रही हूँ। तो इसमें प्रोड्यूस बहुत जो है ना कम निकलता है, बहुत कम चीज़ों को वो लोग बना पाते हैं और उसी को बेच के उसी से अपना गुजारा करते रहते हैं, ठीक है। अब ये गैदरिंग कहाँ पे प्रैक्टिस होती है, किन जोन्स के अंदर? तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द टेबल। आप अपना जो है ना यहीं कमेंट सेक्शन में टेबल बना दो सारे के सारे स्टूडेंट्स। अगर तुम्हें कॉपी पेन यूज़ करने में इतनी जो है प्रॉब्लम होती है तो कॉपी पेन है तो कॉपी पेन पे बना लो, वरना कमेंट सेक्शन ओपन करो जल्दी से इस वाली जो है हमारे इस वीडियो का, और उसमें सबसे पहले लिखो गैदरिंग प्रैक्टिसिंग एरियाज। कहाँ कहाँ पे होता है? हाई ऑल्टीट्यूड जोन्स में होता है, नॉर्दर्न कनाडा के, नॉर्दर्न यूरेशिया के एंड सदर्न चाइल के। ये लिख दो, तीनों चीज़ें ऐसे ही हूँ अपना पॉइंट्स में 1 2 3 बना के आप लिख दो। इसका ही ये जो कमेंट होगा इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लेना और इससे बाद में अपने हैंड रिटन नोट्स बना लोगे। तो ये अगर तुमने 2 बार, एक बार टाइप कर लिया, एक बार खुद से लिख लिया, तुम्हें रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे क्या उगाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी लर्निंग है, बट जब तुम ऐसे 2 बार लिख लोगे ना तो माइंड में ऑटोमेटिकली सेव होती रहेंगी। क्योंकि ये देखो, अब मैंने तुम्हें ये बात बोली दी थी कि ये हार्श क्लाइमेटिक एरिया में होता है। तो नदर्न कनाडा में बहुत ठंड है, ठीक है। सदर्न चाइल हो गया, जैसे नदर्न यूरेशिया हो गया, तो या तो यहाँ पे बहुत ठंड वाली जगहें हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगहों पे ये होता है प्रैक्टिस। लो लैटिट्यूड जोन जैसे कि अमेज़न बेसिन जो हो जाता है हमारा, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गई, एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में ये प्रैक्टिस होता है। तो तुम जल्दी से, आई विल सी, मैं हार्ट दूंगी उस बच्चे को जो सबसे अच्छे नोट्स बनाएगा और कम्युनिटी पे नोट्स उसका पोस्ट भी करूँगी। ये टेबल मैं तुम्हें कह दूँगी गाइज अपना टेबल, मैं तुम्हें एक टेबल प्रोवाइड भी कर दूंगी बना के, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं नोट्स पे करूंगी इंस्टाग्राम वाले, बट मैं तुम्हें टेबल बना के भी दे भी दूंगी तो भी तुम कष्ट नहीं करोगे कि उससे लर्न कर लो। वहीं पे कभी आपको मौका ही नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर अभी तुमने कमेंट सेक्शन में ये प्रैक्टिसिंग एरियाज लिख दिए तो तुम्हारी ये चैप्टर सबसे ज़्यादा टेंशन देता है बच्चों को। CUET में हर क्वेश्चन यहीं से बन के आएगा इस चैप्टर का, घुमा देंगे तुम्हारे को, ये जगह पे क्या होगा, ये जगह पे क्या होगा, ये बताओ। इवन अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये मैप वर्क में आ सकता है, किसी भी लेवल पे ये पूछे जा सकते हैं। तो मैं तरीका बता रही हूँ, स्मार्ट वे बता रही हूँ इनको लर्न करने का, अंडरस्टैंड करने का। तो लिखो जल्दी से। तो कमेंट सेक्शन में सबने कमेंट कर दिया गैदरिंग प्रैक्टिस कहाँ कहाँ पे होती है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब चलो देखते हैं हम आज के समय पे मॉडर्न टाइम की गैदरिंग में क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मॉडर्न टाइम में भी गैदरिंग प्रैक्टिस होती है। आज भी लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को गैदर करते हैं और उसको बेच के पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो जो है क्या गैदर करा जाता है,
तो बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें जो होती है, वैल्यूएबल प्लांट्स हो गए, जैसे कुछ औषधियाँ हो गई, ठीक है, कुछ जो है पेड़ों की जो छाल होती है, कुछ पेड़ों की जो बार्क होती है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है ऐसा जिससे कोई बीमारी का इलाज हो जाए, जो किसी चीज़ में यूज़ हो, वो हम जो है कलेक्ट करवाते हैं। तो पेड़ की जो बार्क होती है उसका किनाइन और टैनिंग एक्सट्रैक्ट के लिए यूज़ होता है आज के समय पे, और जो शैम्पेन के ढक्कन होते हैं ना, उसके बनने के लिए भी पेड़ की बार्क का यूज़ करा जाता है। लीव्स जो होती हैं वो काफ़ी सारी लीव्स को हम बेवरेजेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कॉफ़ी टी तो हो गई, बट यहाँ पे अभी हम कॉफ़ी टी पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो आप प्लांटेशन में पढ़ने वाले हो। बट और भी काफ़ी सारी ऐसी लीव्स होती हैं, डोंट जस्ट थिंक अबाउट कॉफ़ी एंड चाय पत्ती, उसके अलावा भी कुछ बहुत सारे पत्ते होते हैं जिनको हम मेडिसिन में हो गया आप लोगों का, जैसे यहाँ ड्रग्स लिखा है, या किसी टाइप के ड्रिंक में उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ की जाती हैं, ठीक है, फाइबर्स बनने में ये जो है यूज़ करी जाती है, फैब्रिक्स बनने में यूज़ करी जाती है। तो वो स्पेशलाइज पत्तियों को गैदरिंग कम्युनिटी कलेक्ट करती है। नट्स को कलेक्ट करा जाता है कुछ डिफरेंट टाइप्स के, जिससे फूड में की तरह उन्हें खा लिया जाए या उनका ऑयल बनाया जाए। ट्री ट्रंक जो होती है, जो ट्री की ट्रंक होती है, उसका कहाँ पे यूज़ करा जाता है? रबड़ बनने के लिए, रबर जैसे रबर बनती है, रबर प्लांट, ठीक है, उसका टायर बनाओ, कुछ भी करो। फिर आ गया बलाटा, गम्स, रेजिन्स बनाने में ट्री की बार्क का यूज़ करा जाता है। तो जो गैदरिंग है, कम्युनिटीज़ है, वो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करती हैं और उसी से अपनी इनकम जनरेट करती हैं। अगर हम बोले, ये तो आपको पढ़ के बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होगा यार, ये चीज़ें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, तो गैदरिंग वाले लोग तो बहुत पैसा कमा लेते होंगे, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो देखो आज के समय पे जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है और हर चीज़ को हम लैब में बना लेते हैं, सिंथेटिकली ग्रो कर लेते हैं, तो इसलिए इस वाले बिजनेस को हम बहुत ग्लोबल लेवल तक, ऐसा आपकी बुक में गिवन है कि लो चांस है इसका, हो सकता है और बहुत फेमस भी है ये, ठीक है, बट लो चांस है इसका कि आप इससे बहुत इनकम जनरेट कर पाओ, क्योंकि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स सस्ते रेटों में जो है बनवा लिए जाते हैं आज के ज़माने में हमारे, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको ये याद रखना है कि गैदरिंग का, जैसे कि जो हम च्युइंगम खाते हैं गाइस, तो वो जो च्युइंगम होता है उसमें जो कोई भी आपको जो टेस्ट आता है, जैसे आपने स्ट्रॉबेरी वाली च्युइंगम खाई है, आपने वाटरमेलन खाई है, तो कोई भी अगर आप च्युइंगम खाते हो, आप मिंट वाली च्युइंगम खाते हो, तो उसका जो वो फ्लेवर होता है वो किससे आता है? वो तो एक्सट्रैक्ट्स वगैरह से वो डालते हैं। बट वो जो च्युइंगम मेन होती है, मेन जब च्युइंगम पूरा मिंट विंट चला जाता है और जो सिंपल सा गम हमारे को जो है जिसको हम च्यू करते हैं, वो किससे बनता है? वो जपोटा नाम का एक पेड़ होता है, उसका जो मिल्की एक्सट्रैक्ट होता है, मिल्की जूस होता है, उससे जो है च्युइंगम बनाई जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वन मार्कर की तरह आपके एग्जाम में आ सकता है। अब गैदरिंग हो गया कंप्लीट हमारा। अब गैदरिंग वाली कौन सी एरियाज हैं जहाँ पे गैदरिंग प्रैक्टिस होती है, तो उसका आपको एक मैप दे रखा है यहाँ पे। एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, सबसिस्टेंस मतलब बहुत लो लेवल पे इनकम ऐसे जनरेट कर ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है नॉर्दर्न कैनेडा, मैंने जैसे आपको कहा था, आप कमेंट सेक्शन में चेक करो, जहाँ जहाँ मैंने आपको लिखने को कहा था वो एरियाज इस मैप पे मार्क्ड हैं। अब यही मैप आपको एग्जाम में आ सकते हैं, क्या आपको पूछ लिया जाए, तो जब आप इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क कर चुके होंगे, वर्ल्ड मैप थोड़ा सा स्टडी कर चुके हो, तो यू कैन मार्क इट योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट चीज़ जो होता है पेस्ट्रोलिज्म। पेस्ट्रोलिज्म क्या होता है? पेस्ट्रोलिज्म बहुत ही पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती आ रही है हमारे यहाँ पे, और आई थिंक काफ़ी सारे बच्चों को पेस्ट्रोलिज्म का मतलब शायद डिटेल में नहीं पता होगा। तो आज के ज़माने में हम इसे एनिमल हस्बेंड्री कह देते हैं, कि घर में जो है पशु पालन करते हैं लोग, ठीक है, कि मुर्गियाँ रख ली, अंडे हो गए उनके वो बेच देते हैं, मुर्गियों को बेच देते हैं, गोट हो गई, ठीक है, कोई भी टाइप का एक एनिमल रख लिया अपने पास में, जैसा उसका जो है वूल निकाल लिया, जैसे शीप का, वो बेच दिया। एनिमल की रेयरिंग करना घर पे अपने, उसको हम जो है एनिमल हस्बेंड्री आजकल कहते हैं। घर पे आप बिजनेस की तरह करो, मतलब वो है, उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। बट इनिशियली उसको क्या कहा जाता है? उसका जो असली नाम है, जो पुराने ज़माने वाला नाम है उसका, वो क्या है? पेस्ट्रोलिज्म। तो देखो क्या हुआ, ये जो अर्ली एजेस के अंदर जो ये मैन थे, जैसे जैसे हम डेवलप होते रहे, ठीक है, ऐसे पहले तो ऐसे घूमते रहते थे ना फॉरेस्ट में, फिर धीरे धीरे हम जब डेवलप होने शुरू हुए तो समझ में आया लोगों को, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी पेस्ट्रोलिज्म होता था, तो भाई ये जो है समझ में आया इंसानों को कि आप हर समय हंट नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हें खाना चाहिए, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जब तुम फॉरेस्ट में जाओगे तुम्हें सामने जानवर मिल जाएगा। अब तो शहरों का और सिटीज़ का और गाँव का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था, तो हर समय तो लोग जंगल में ही नहीं रह रहे थे, तो इमीडिएट फूड नीड्स के लिए किस पर डिपेंडेंट रहे, तो इसलिए पेस्ट्रोलिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ,
ठीक है, इसलिए पेस्टोरलिज्म स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ, इंसानों को समझ में आया कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, अलग अलग एरियाज़ है, तो हम हर समय हंटिंग पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए एनिमल की रेयरिंग करना शुरू कर दिया गया कि उन्होंने घर पे गोट रख ली, उसका मिल्क हो गया, उसको यूज़ कर लिया। हैन पाल ली घर पे, उसके अंडे यूज़ कर लिए, ठीक है। तो ये और जो है हैन की रेयरिंग करी घर पे, इससे जो है पेस्टोरलिज्म जो है वो स्टार्ट हो गया। अगर आज की तारीख की अगर हम बात करें तो इतना हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया है कि ये तो बड़े बड़े बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है पेस्टोरलिज्म। लोग पता नहीं कितने करोड़ों रुपए भी कमा लेते हैं ये पोल्ट्री फार्मिंग करके। जो है आगे आप पढ़ोगे कि ये पेस्टोरलिज्म डेयरी फार्मिंग में भी कन्वर्ट हो चुका है, और भी अलग अलग टाइप में। अब तो बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे चला गया है, बट जो सबसे लो लेवल पे जिससे इनकम जनरेट होती थी वो था हमारा ये पेस्टोरलिज्म, जहाँ पे लोगों ने घर पे जो है गोट को बहुत ज़्यादा सबसे पहले ज़माने में जो है घर पे रेयर करा गया, फिर इसको करा गया, हैन को, और सबको मतलब सबको ही करा। तो ये हुआ हमारा पेस्टोरलिज्म, ठीक है। अब जो है पेस्टोरलिज्म के बाद हमारा नेक्स्ट आता है नोमैडिक हर्डिंग या फिर पेस्टोरल नोमैडिज्म। तो जब भी नोमैडिक वर्ड आ जाए तो इसको हिंदी में हम कहेंगे बंजारे। और बंजारे कौन होते हैं? जिनका अपना एक घर नहीं होता, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अब हमने बंजारों के साथ क्या लगा दिया? पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म में क्या है? जानवर अपने पास रखना और उनको अपनी लाइवलीहुड के लिए यूज़ करना। तो यही है हमारा नोमैडिक पेस्टोरलिज्म। इन इंडिया एंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर मेनी कम्युनिटीज़ जो बंजारे हैं, ठीक है। उनके पास अपना जानवर है, चाहे वो भेड़ हो चाहे वो बकरी हो, और वो उनकी लाइवलीहुड है, वो उनको लेकर घूमते हैं अपने साथ में। आप राजस्थान साइड देखना, वहाँ पे बहुत सारी ऐसे भेड़ें घुमा रही होते हैं, बहुत सारे जो नोमैड्स होते हैं कई बार वहाँ पे भी होते हैं। और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के जहाँ पे नोमैडिक कम्युनिटी आज भी एग्जिस्ट करती हैं। उनके पास अपनी हर्ड होती है, यानी कि अपने बहुत सारे अपना जो है एनिमल्स होते हैं, चाहे वो शीप हो, चाहे वो गोट हो, चाहे वो याक हो, जैसे ऊपर बहुत ही बर्फीले इलाकों के अंदर, और वो उनके साथ चलते हैं। कहीं पे भी अपना टेंट लगा देते हैं, वही उनका घर बन जाता है। वहीं पे पास में जो भी कोई ग्रेजिंग ग्राउंड होता है वहाँ से वो अपने उनको जो है ग्रेजिंग कराते हैं, एंड उसी से वो अपना बिजनेस करते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? नोमैडिक हर्डिंग या फिर पेस्टोरल नोमैडिज्म, ठीक है। तो इसको रीड करते हैं। तो ये भी एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस मतलब जिससे बहुत लो लेवल ऑफ इनकम जनरेट हो पाती है, ठीक है। यहाँ पे हर्डर जो होते हैं, हर्डर मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, वो अपने एनिमल पे ही डिपेंडेंट होते हैं, फूड के लिए भी, क्लोथिंग के लिए भी, कि जिससे वो कपड़ा अपना ख़रीद पाए, या उन्हीं की जो है वूल वगैरह से अपने आप बनाए, अपने शेल्टर के लिए, अपने टूल्स के लिए, अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, सब कुछ उनका एनिमल ही होता है। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पैस्चर एंड वाटर। पैस्चर मतलब क्या होता है? वो जगह जहाँ पे जो है ना घास होती है। तो वो जो है ऐसा भी होता है कि देखो, एक नोमैडिक कम्युनिटी एक एरिया के अंदर है, यहाँ की घास तो उनकी बकरी ने सारी खा ली, तो अब उन्हें दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा जहाँ पे अच्छी घास हो, उनकी बकरी उसे खा पाए। फिर वो तीसरी जगह पे मूव करेंगे, फिर फोर्थ जगह पे मूव करेंगे, और इनकी वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरीज होती है जहाँ जहाँ ये जा सकते हैं। मैंने हिस्ट्री में जो मेसोपोटामिया वाला जब चैप्टर पढ़ाया आप लोगों को, अगर आपके पास हिस्ट्री है तो, और अगर नहीं भी है तो, वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया, वहाँ पर भी हमें पढ़ाया गया, और भी सारी सिविलाइजेशन में बहुत पुराने ज़माने में बताया गया कि ये जो नोमैड्स होते थे ना, इनका जो फार्मर्स होते थे, जिनका अपना घर है और वहाँ पे वो फार्मिंग करें, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते थे कि तुम इस एरिया से निकल के जाओगे, ये वाला एरिया तुम्हारा, ये वाला लैंड है, यहाँ पे आके तुम घास नहीं चरवाओगे, ये एरिया यहाँ पे घास चरवाओगे। बदले में क्या होता था, ये लोग एग्रीकल्चर वाले जो फार्मर होते थे उनसे गेहूँ ले लेते थे, और उन्हें बदले में अंडे दे दिए, वूल दे दिया, या कुछ दे दिया। ऐसे इनका बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज हुआ। तुम सोच रहे हो ना, क्या दीदी जानवर से पूरा घर चल जाता था, वो अगर गेहूँ चाहिए होता तो कहाँ से लाएंगे? तो वो जो है अपने एनिमल का जो प्रोडक्ट होता है उसके बदले में फार्मर से चीज़ें एक्सचेंज कर लेते थे। कपड़े बनाने वाले से कपड़े एक्सचेंज कर लेते थे बार्टर सिस्टम के थ्रू। तो ऐसे होता था, ठीक है। या उसे बेच के अपना पैसा कमा लिया। बार्टर सिस्टम नहीं भी है अगर, तो भाई अपना अंडे जो अपनी मुर्गी के हैं वो बेचे उन्होंने बाजार में जाके, जो शीप है उसका दूध बेचा, जो पैसे आए उससे गेहूँ भी खरीदो, कुछ भी खरीदो तुम। तो ऐसे चलता था। कई बार जो फार्मर्स है और उनके बीच में हमें पढ़ाया गया है हिस्ट्री के अंदर की लड़ाई भी होती थी कि तुम इस जगह से क्यों जा रहे हो, तुम्हारे जो है अगर वो ज़्यादा जगह पर ग्रेजिंग करा दे तो लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, वॉर भी हो जाते थे छोटे मोटे। तो वो तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि मतलब ये नोमैडिक हर्डिंग भी बहुत
बहुत ही बड़ी एक्टिविटी रहा करती थी बहुत पुराने ज़माने में। तो एंड अभी भी एग्जिस्ट करते हैं नोमैडिक हर्ड्स, बट बहुत प्रॉब्लम है आज के ज़माने में क्योंकि अलग अलग कंट्री बन चुकी है, सबके अपने अपने बॉर्डर हैं, तो वो इतनी फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट रीजन्स। दोबारा अपना कमेंट सेक्शन स्टार्ट करिए और लिखिए उसमें नोमैडिक हर्डिंग कौन से रीजन्स में अच्छे से प्रैक्टिस होती है अभी भी। तो ट्रॉपिकल अफ्रीका में जो कैटल हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर करी जाती हैं। ठीक है, सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट्स के अंदर होता है। शीप, गोट एंड कैमल को रेयर करा जाता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक। कैटल मतलब क्या हो गया, शीप और भेड़, शीप भेड़ और बकरी हो गया। ठीक है, और अगर हम सहारा एंड एशिया के डेजर्ट्स के बारे में बात करें तो शीप, गोट, कैमल को तीनों को ही रेयर करा जाता है। नोमैडिक हर्ड्स के पास ये होते हैं। ठीक है, माउंटेन एरियाज ऑफ तिब्बत की बात करें और एंडिस जो माउंटेन्स है वहाँ की बात करें तो वहाँ के जो नोमैड्स हैं उनके पास याक होता है या ललामाज होते हैं। ठीक है, और आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज़ की बात करें तो रेनडियर जो सेंटा क्लॉज की वो गाड़ी नहीं है वो चलाते हैं जो, वो रेनडियर, कभी किसी ने सच्ची में रेनडियर दिखाओ तो बताना कमेंट सेक्शन में। वो इंपॉर्टेंट एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे नोमैडिक कम्युनिटी कौन से एरिया की है और वो कौन से इंपॉर्टेंट एनिमल्स को अपने साथ लेके घूमते हैं वो बता दिया गया है। ट्रॉपिकल अफ्रीका वाले कैटल, ठीक है, और ये इस एशिया और सहारा डेजर्ट वाले शीप, गोट, कैमल, माउंटेन वाले तिब्बत वाले कौन है हमारे एंडेस वाले याक और ललामास, और आर्कटिक और सब आर्कटिक एरियाज वाले रेनडियर को जो है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल हैं। ठीक है जी, चलिए अब अगला आता है हमारा पेस्टोरल नोमैडिज्म के ऊपर, और कुछ बातें हमें बता रखी है कि कौन कौन से कोर रीजन्स हैं जहाँ पे पेस्टोरल नोमैडिज्म प्रैक्टिस होता है। ठीक है, अब कौन कौन से रीजन में प्रैक्टिस होता है हमारा अब आपको डिटेल में बता रखा है। तो कोर रीजन जहाँ पे नोमैडिक हर्डर्स हैं वो है अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ईस्टवर्ड्स अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। सेकेंड रीजन एग्जिस्ट करता है टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। थर्ड रीजन है सदर्न हेमिस्फेयर, और यहाँ पे जो है साउथ वेस्ट अफ्रीका में और आइलैंड ऑफ माडागास्कर में भी जो है ये एग्जिस्ट करते हैं नोमैडिक हर्डर्स। ये रहा जो है एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग का मैप, यहाँ पे आप देख सकते हो वो सारी जगह मार्क है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ठीक है जी, तो इन एरियाज में नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस होती है। चलिए अब यही पेस्टोरल नोमैडिज्म में, अब ये नोमैडिक हर्डिंग में एक और टॉपिक आपको पढ़ना है वो है ट्रांसह्यूमेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है, ये एग्जाम में डेफिनेटली आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसह्यूमेंस ऐसे कोई करके क्वेश्चन आएगा, लर्न कर लो इसे। तो ये एक प्रोसेस होता है माइग्रेशन का फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पैस्चर्स और माउंटेन ड्यूरिंग समर एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पैस्चर्स टू प्लेन एरियाज ड्यूरिंग विंटर। यानी कि देखो ये जो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं इनको मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पर डिपेंडिंग ऑन द वेदर। अब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो माउंटेन एरिया के जो पैस्चर्स हैं वहाँ पे घास नहीं बचती, तो ये प्लेन एरियाज़ के अंदर आ जाते हैं, और समर्स के अंदर ये माउंटेन एरियाज़ में चले जाते हैं अपने जानवरों को लेके, क्योंकि वहाँ पे तब घास होती है। तो इस माइग्रेशन को ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। तो प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरिया टू पैस्चर्स ऑन माउंटेन ड्यूरिंग समर, कि माउंटेन्स में समर में जो होती है गर्मियों में पहाड़ों पे घास होती है तो वहाँ ले जाते हैं, सर्दी होती है पहाड़ों पे बर्फ़ जम जाती है तो नीचे प्लेन एरियाज़ में रहते हैं वहाँ घास खिलाने ले आते हैं अपने सारे के सारे अपने एनिमल्स को ये लोग। ठीक है, सिमिलरली यही चीज़ आपको बता रखी है कि तुंद्रा रीजन के अंदर जो है नोमैडिक हर्डर्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन समर्स एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन विंटर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, तुंद्रा रीजन के अंदर साउथ से नॉर्थ में लेकर जाते हैं समर्स के अंदर, और नॉर्थ से साउथ में लेकर आते हैं विंटर्स के अंदर अपने एनिमल्स को। ठीक है, अभी जो है ये मूवमेंट इनका जो सर्च का होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टली भी मूव करते हैं वर्टिकली भी मूव कर सकते हैं, जैसा इन्हें जो है सही। तो इंडिया की अगर नोमैडिक कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें नोमैडिक हर्डर्स की, तो यहाँ पे नाम इनकी गिवन है गुज्जर, बकरावालास, गाड़ीज। ठीक है, इनका नाम गिवन है। ये क्या करते हैं, माइग्रेट फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन्स इन समर, ये भी ऐसे ही करते हैं, गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो ये जो है प्लेन में आ जाते हैं फ्रॉम द हाई अल्टीट्यूड एरिया, यानी कि जहाँ पे बहुत ठंड है वहाँ से प्लेन एरियाज़ में आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स आज की तारीख में बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टेट की भी अपनी बाउंड्री, आप इतना फ्रीली मूव नहीं कर सकते हो। सब कुछ आजकल प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुकी है, तो आप ऐसे सब जगह फ्रीली मूव नहीं कर सकते हो, एक कंट्री के बॉर्डर्स लग चुके हैं। तो अब ये एक्टिविटीज़ बहुत कम होती जा रही हैं। रीज़न क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये 2 मार्कर में, व्हाट आर द
रीज़न जिसकी वजह से ये एक्टिविटी काफ़ी डिक्रीज़ हो रही है, तो इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्री, न्यू सेटलमेंट्स हो चुकी हैं इस वजह से। ओके, अब आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। ठीक है, तो अभी हम जो है पढ़ेंगे एक ऐसा बिजनेस जिससे काफ़ी पैसा कमाया जाता है आज की तारीख में। ये क्या है? कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। लाइव स्टॉक क्या हुआ? जानवर। रेयरिंग मतलब उन्हें पालना, एंड कमर्शियल यानी कि बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे जो हम जैसे पेस्ट्रोलर नोमैडिज्म पढ़ेगी, थोड़ी बहुत इनकम कमाई जा रही है, पेस्ट्रोलिज्म पढ़ा, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे काम वही करा जा रहा है कि जानवरों का पालन पोषण किया जा रहा है, बट वो एक बहुत स्ट्रैटेजिक वे में, एक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, साइंटिफिक रिसर्च करके की जाती है, एंड काफ़ी सारी इनकम इससे जनरेट कर ली जाती है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव। इसके फीचर्स लिखने को आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। तो ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है और कैपिटल इंटेंसिव मतलब पैसा कमा लिया जाता है इससे, और कैपिटल यूज़ भी होती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इसको कमर्शियल लाइव स्टॉक रैंचिंग भी कहा जाता है इन वेस्टर्न कल्चर्स। अब रैंचिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो रैंच होता है, ये आपको दिख रहा है, ये एक जगह है, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये एक ऐसे फेंसी लगी हुई है, ये घास है, और ये जो घोड़ा है यहाँ पे ये घास खा रहा है। अब यहाँ पे तुम बकरी भी रख सकते हो, पिग भी रख सकते हो, कोई भी जो है टाइप का जानवर जो तुम्हें रेयर करना हो, चाहे वो मुर्गी ही क्यों ना हो, उसको भी रख सकते हो। तो रैंच क्या होता है? एक एरिया ऑफ लैंड इंक्लूडिंग वेरियस स्ट्रक्चर जहाँ पे जो है ग्रेजिंग कराई जाती है लाइव स्टॉक की। ठीक है, इसको हम कहते हैं रैंचिंग। अब वेस्टर्न एरियाज़ में जैसे कि अमेरिका मान लो आप, यूएसए मान लो, कनाडा मान लो आप, यूरोपियन कंट्रीज़ मान लो, वहाँ पे ये ना बहुत ज़्यादा लेवल पे हो, तो बहुत पैसा कमा लिया जाता है इस चीज़ से कि ना ये बहुत ना मतलब सोफिस्टिकेटेड और तरीके के वे में करते हैं इस काम को, कि रैंचेस बने होते हैं, वहाँ पे एनिमल है, उसको अपनी निगरानी में जो है देखा जाता है क्या घास वो खा रहा है, क्या डाइट उसको दी जा रही है जिससे वो हेल्दी हो और वो उनको अच्छी इनकम जनरेट करके देगा। रैंचेस कवर लार्ज एरियाज एंड आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल। तो ये जो रैंचेस होते हैं ये बड़े बड़े एरियाज़ में वो लगे होते हैं, और यहाँ पार्सल यानी कि कॉलम्स बना दिए जाते हैं इनके रेयरिंग करने के लिए, कि एक एरिया की इन्होंने घास खा ली तब इन्हें दूसरे एरिया में मूव करा, क्योंकि इन्हें अपना जो है बिजनेस का भी देखना होता है ना कि इनका क्या चीज़ों रिसोर्सेज का इनका यूज़ हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल इन पेस्चर इज केप्ट अकॉर्डिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पेस्चर। अब ये लोग ऐसा नहीं करते कि अपने पास बहुत सारे जानवर पाल लेंगे जितनी घास इनके पास नहीं है ग्रेज कराने की, नहीं, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में करते हैं। जितनी पेस्चर लैंड है उतने ही एनिमल वहाँ पे रखते हैं जिससे एनिमल की हेल्थ काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। अब इस कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग के अंदर ही जो ये जैसे मैं कह रही हूँ ना रैंचेस बना के जो है एनिमल को रेयर करा जाता है, तो इसी प्रोसेस को कह दिया जाता है रैंचिंग। यानी कि रैंचिंग में क्या है कि एक ही जानवर पे फोकस करा जा रहा है, उसी से जो है आप अपना बिजनेस करेंगे। जैसे कि इसमें है शीप, कि कोई शीप की रैंचिंग कर रहा है, रैंचेस बना रखे हैं, वहाँ पे शीप रखी है, वो घास खाएगी, उसकी जो है उसका जो फूल है वो बेच दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैटल को, गोट को, हॉर्सेस को, और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि इनका मीट हो गया, इनका वूल हो गया, इनकी जो हाइड हो गई यानी कि जो इनकी स्किन हो गई है, उसको प्रोसेस करा जाता है, पैक करा जाता है साइंटिफिकली, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसको एक्सपोर्ट करा जाता है। रेयरिंग ऑफ एनिमल इन रैंचिंग इज ऑर्गेनाइज एंड साइंटिफिक बेसिस पर होती है, बहुत ऑर्गेनाइज वे में होती है। इनफैक्ट जैसे ना कई जगहों पे उनको प्रोटीन रिच डाइट खिलाई जा रही है जिससे वो हेल्दी हो, उनकी डाइट में ये इंक्लूड करना है, उनकी डाइट में ये इंक्लूड करना है, ये इस तरीके का। उन्हें ये नहीं कि वो कुछ भी खा रहे हैं, कि वो जो है कुछ कूड़ा खा रहे हैं वो, या फिर वो जो है कुछ बचा हुआ खाना घर का खा रहे हैं, ये नहीं, बहुत पर्टिकुलरली अच्छा खाना उन्हें खिलाया जाता है, अनाज उन्हें खिलाया जाता है जिससे वो हेल्दी हो। यहाँ पे जब ब्रीडिंग भी होती है जानवर की, ब्रीडिंग सीजन जब इनका आता है, वो भी अपनी निगरानी में जेनेटिकली वो चेक करके जो है वो करते हैं। उनकी डिजीज़ अगर उन्हें हो जाए तो उस पर बहुत ध्यान रखा जाता है, और एनिमल का काफ़ी ध्यान रखा जाता है इसमें रैंचिंग में, क्योंकि वही एनिमल उनको पैसा कमा के देने वाला है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में तो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ये रैंचिंग की जाती है? तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये तो कंट्री का नाम भी मुझसे नहीं पता जा रही उर्गारी जो भी है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो है कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग जो है वो प्रैक्टिस होती है।
तो ये आपको लर्न करना है। चलो, तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। चैप्टर के नेक्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी पे फोकस करेंगे, दैट आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। अभी तक ज़्यादातर हमने जितनी एक्टिविटीज़ पढ़ी दे वर रिलेटेड टू एनिमल्स। एक बस गैदरिंग पढ़ी जहाँ पे प्लांट और हम लोग जो है ट्री को यूज़ कर रहे थे बेसिकली, बट बाकी बहुत प्रिमिटिव हमने पढ़ी, जैसे एनिमल रिलेटेड ज़्यादा पढ़ी। अब हम आएंगे जो है एग्रीकल्चर पे एंड डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर जिस टाइप का होता है। जैसे हम 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं ना, एक प्रिमिटिव एग्रीकल्चर होता है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, एक इंटेंसिव। प्रिमिटिव में बहुत ही कम पैसा कमाया जाता है, जो फैमिली की बहुत थोड़ी सी इनकम हो पाती है, या खुद का ही अनाज घर पे खा लिया। एक जो है इंटेंसिव में थोड़ा पैसा कमा लिया जाता है, फिर कमर्शियल बहुत पैसा कमा लिया जाता है, प्लांटेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़ने हैं और कुछ नहीं करना। चलो अब हम इनको पढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम अपना एग्रीकल्चर वाला टॉपिक। तो एग्रीकल्चर तो देखो बहुत सारे टाइप से होते हैं। तो आप एग्रीकल्चर जिस टाइप से करोगे वो वैसा रिजल्ट देगा। आप अच्छी मिट्टी पे काम करोगे, अच्छे सीड यूज़ करोगे, अच्छे टूल्स यूज़ करोगे, आपको बहुत सारा एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस आएगा। आप जो है सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, आपको प्रोड्यूस थोड़ा कम आएगा। प्रोड्यूस तो आएगा, अनाज तो निकलेगा, बट थोड़ा वो कम निकलेगा। तो जैसा आप लैंड पे अपना इनपुट दोगे वैसा आपका आउटपुट आता है एग्रीकल्चर में। उसी बेसिस पे हमने डिवीज़न कर रखा है सबसे पहले अपनी एग्रीकल्चर का। एक होता है हमारे यहाँ पे जो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव पुराने ज़माने से चल रहा है। सबसिस्टेंस मतलब होता है जो उसमें क्या है, जो उसमें कमाई हो रही है, जो लाइवलीहुड आप अर्न कर पा रहे हो, तो ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है। बहुत कम होता है इसमें जो आप कमाई कर पाओगे। और इंटेंसिव सबसिस्टेंस में एज़ कम्पेयर टू प्रिमिटिव सबसिस्टेंस ज़्यादा कमाई हो जाती है। यहाँ पे आप बाज़ार में ले जाके बेचते हो, प्रॉफिट कमाते हो। यहाँ पे भी प्रॉफिट कमाओगे वो बहुत कम होगा, या फिर फैमिली में ही सब कुछ कंज्यूम हो जाएगा प्रोड्यूस। तो चलो शुरू करते हैं हम सबसे पहले प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में आता है सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो हम 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। अभी तुम्हें ये जो कारस्तानी दिख रही होगी यहाँ पीछे, जो मैंने अपनी सड़ी हुई राइटिंग में करी है, तो आई एम वेरी सॉरी, बट मैंने ये इसलिए जो है व्हेन आई वाज मेकिंग द स्लाइड तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया था। एंड जो है इसको मैंने ऐसे इसलिए लिखा है सो दैट आई वांट कि तुम लोग भी ऐसे ही ना अपने नोट्स बना लो अपनी कॉपी के अंदर। हाँ, इतनी गंदी राइटिंग में मत बनाना मेरी तरह, बट जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना चीज़ों को, तो तुम ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स में उनको लिख लिया करो, जिससे तुम्हें तुम्हारे अपने नोट्स वीडियो देखते देखते ही बन जाए। क्योंकि ये कुछ ऐसे जैसे पुराने वाले जो चैप्टर निकला, ह्यूमन ज्योग्राफी निकला, वो तो मेरे नोट्स से भी तुम आराम से पढ़ लोगे, लर्न हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। बट यहाँ पे लर्निंग मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया, अरे ये भी लर्न करना है, ये भी लर्न करना है। तो वो क्या है, जब तुम खुद के नोट्स बना के 2 बार लिख लोगे सब लर्न हो जाएगा। तो एक नोट्स अभी वीडियो देखते हुए ऐसे ही बना लो, कॉपी लेकर आओ अपना, ठीक है। तो सबसे पहले आया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस के अंदर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कहाँ कौन प्रैक्टिस करता है, तो ये ट्राइब्स जो अफ्रीका की हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, सदर्न सेंट्रल अमेरिका के एंड साउथ ईस्ट एशिया के प्रैक्टिस करते हैं। अब तुम देख रहे होगे यार दीदी बड़ा आसान मैंने पूरी एनसीईआरटी का ही पॉइंट लिख दिया है ये, बट ये मैंने अपनी लैंग्वेज में तुम्हें बड़ा आसान लग रहा है दीदी, पहली वाली स्लाइड से भी आसान लग रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे होती है। इसमें सबसे क्या होता है, वेजिटेशन को पहले क्लियर करा जाता है। इसमें क्या करते हैं फार्मर्स, एक लैंड ढूंढेंगे, वहाँ पे जो कुछ भी वीड उगे होते हैं ना, यानी कि अनवांटेड प्लांट जो होते हैं वो सब उगा हुआ है, जो कुछ भी उगा हुआ है उस सबको वो क्लियर करते हैं। क्लियर कैसे करेंगे, आग लगा के, ठीक है। तो ये मैंने आग भी लगाई है, यहाँ फायर लगाई है लैंड पे, तो वो फायर पूरा कर देते हैं हमारे एक पीस ऑफ लैंड को, ठीक है। वहाँ पे जो भी है कुछ घास फूस है वो सब जल जाएगी। तो क्या आएगी, राख आएगी, ये ब्लैक जो मैंने बनाई है। फिर ये लेते हैं एक होज और टिल्ट्स लेते हैं, यानी कि डंडी लेते हैं, कोई जो है वो ले लेंगे, हल ले लेंगे, और उससे फिर ये वो जो ऐश होती है, जो राख होती है, उसको जो है उस लैंड के अंदर मिक्स कर देते हैं, उसको मिट्टी के अंदर मिक्स कर देते हैं। उससे क्या हुआ कि वो जो राख होती है वो किसकी राख है, वो प्लांट्स की ही राख होती है एक तरीके से। तो वो जब मिक्स हो जाती है वो एक मैन्योर, एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करती है, और वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है। तो ये मैंने ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया, वेजिटेशन क्लियर करी, फायर लगाते हैं, ऐश बनती है, ऐश एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करती है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी इसको हम कहते हैं। अब इस फार्मर क्या करेगा, जिसने उसको फार्म को अब रेडी कर लिया, क्योंकि उसकी सॉइल की फर्टिलिटी ऐश से बढ़ गई है, वहाँ पे वो काम करेगा, फार्मिंग करता रहेगा। बट इसमें क्या होता है, आफ्टर सम टाइम जो है 3 से 5 साल बाद वो जो फार्म है वो अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देगा। यानी कि अब वहाँ पे अगर आप उगाना चाहोगे सब्जी, फल
या जो भी अनाज, तो वो नहीं उगेगा क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है। तो क्या है, अब वो फार्मर एक नया लैंड ढूंढता है, वो चला जाएगा कहीं और अपनी फैमिली को लेके, वहाँ पे फिर आग जलाएगा, वही प्रोसेस वहाँ पे करेगा। तो ये बहुत ज़मानों से हमारे वर्ल्ड में होता आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यहाँ पे फार्मर शिफ्ट टू अदर पार्ट्स, ठीक है। अब कई बार फार्मर अपनी पुरानी ज़मीन पे वापस भी आ सकता है आफ्टर 3 to 4 ईयर्स की। अच्छा ठीक है, अब इसकी फर्टिलिटी वापस आ गई होगी, मैं वहाँ जाके काम करता हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस वाली कल्टिवेशन में, द प्रॉब्लम इज ऑफ लैंड। अब भाई इतना फ्री फंड का लैंड तो कहीं भी आ जाएगा और अपना खेत बना दो, आज के समय में तो ये ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, होता है बट इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसकी प्रॉब्लम क्या होती थी, शॉर्टेज ऑफ लैंड, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अभी ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस होती है, ये कह रही हूँ मैं तुम्हें, ये बना लो ऐसे अपना ना नोट्स में, कमेंट सेक्शन बनाओ, कॉपी पे बनाओ, कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है। अब इनको क्या क्या नाम भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो झूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता है इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, झूमिंग कल्टीवेशन। मिल्पा कल्टीवेशन कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका में और मेक्सिको में। हमने 10th में भी लर्न करी थी चीज़ें, 9th में भी पढ़ा है। लदांग एग्रीकल्चर कहा जाता है इसको इंडोनेशिया में और मलेशिया में। तो ऐसे आपको ये, जब आप ऐसे लाइन में लिखोगे तो मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि लर्न नहीं करना पड़ेगा, ऐसी दिमाग में फिक्स हो जाता है, ठीक है जी। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव जो है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब हम मूव करेंगे, जंप करेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पे। वो तो ढंग की राइटिंग के नोट्स बनाए हूँ मैंने प्रिंटेड वाले। अब ये हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो अब आया हमारा नेक्स्ट टाइप का कल्टीवेशन जो हुआ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी 2 पार्ट का होता है, यानी कि 2 टाइप्स का होता है। एक में वेट पैडी कल्टीवेशन होती है, यानी कि एक में चावल की कल्टीवेशन होती है, एंड दूसरा होता है जिसके अंदर चावल की जगह दूसरे क्रॉप की कल्टीवेशन होती है, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। जहाँ पे पैडी, यानी पैडी क्या होता है, चावल होता है, पैडी के अलावा बाकी जो है क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो एक मैं ना फ्लो चार्ट सा बना के तुम्हें बता देती हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने एग्रीकल्चर वाले कॉलम में क्या पढ़ा, चलो शुरू से ही बता देती हूँ एक बारी। तो जैसे ही हमने ये चैप्टर शुरू करा, हमने पढ़ा कि प्राइमरी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, टर्शियरी एक्टिविटी। इस चैप्टर में हम प्राइमरी पे ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमने हंटिंग पढ़ ली, ठीक है। हंटिंग के बाद हमने गैदरिंग पढ़ी, ठीक है। तो तुम्हें दिख रही है मेरी राइटिंग। तो गैदरिंग के बाद हमने क्या पढ़ा, पेस्ट्रोलिज्म पढ़ा, ठीक है। पेस्ट्रोलिज्म के बाद हमने क्या पढ़ा, नोमैडिक पेस्ट्रोलिज्म पढ़ा, जहाँ पे जानवरों को लेके खुद से मूव करा जा रहा था। फिर आपने क्या पढ़ा, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग, रैंचिंग जिसमें पढ़ा ना कि वो रैंचेस बना रखे होते हैं। यहाँ पे हमने एनिमल्स वाला पार्ट देखा था। फिर हमने देखा अपना एग्रीकल्चर, अभी बिल्कुल जस्ट। एग्रीकल्चर मैंने कहा 2 टाइप का है। एक है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसमें जो पैसा है वो बहुत, ये सिक्के बना रही हूँ मैं, कम कमाया जाता है। दूसरा आया हमारा ये इंटेंसिव, इंटेंस वर्ड क्या हुआ, मतलब कुछ इंटेंसिव हो रहा है, कुछ ज़्यादा आएंगे पैसे इसमें, मतलब ऐसे लर्न कर लो तुम। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। सब्सिस्टेंस मतलब क्या होता है, घर चलाना, पैसा कमाना, ठीक है। इनडायरेक्टली ये समझ लो तुम। तो इसमें पैसे ज़्यादा कमाए जाते हैं, कमर्शियल हो जाता है ये, ठीक है। बट हाँ, कमर्शियल फार्मिंग से कम ही होता है, वो आगे पढ़ोगे आप। तो ये इंटेंसिव वाला 2 पार्ट में है। एक में चावल की कल्टीवेशन होती है मेनली, तो चावल को तो मैं लिख देती हूँ राइस, ठीक है, या फिर पैडी। और दूसरे में राइस के अलावा बाकी जितने भी प्लांट्स हैं। तो इतना पे अभी हम आ चुके हैं और आगे और भी पढ़ना है आपको, तो इसलिए मैंने एक बार रिवीजन करा दिया है। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में पहले आया हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, यानी कि चावल की कल्टीवेशन। अब चावल की कल्टीवेशन होती है इसके अंदर, तो इसके फीचर्स आपको लिखने को आएंगे। डिफाइन द वेट पैडी कल्टीवेशन। तो सबसे पहला इसमें क्या होता है, डोमिनेंस होती है इसमें राइस क्रॉप की। ये कहाँ पे होता है, ये उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे लैंड होल्डिंग वेरी स्मॉल होती है ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि छोटे छोटे लैंड एरियाज़ में ही चावल को उगा लिया जाता है। अब छोटे लैंड एरिया क्यों, क्योंकि आप पढ़ोगे कि जहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मतलब घर बने हुए हैं, तो खेती करने की जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस ये बहुत ज़्यादा होता है। फार्मर कि जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सब मिलकर इसमें काम करते हैं। इसमें इंटेंसिव यूज़ होता है लैंड का, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से ये लैंड को यूज़ करते हैं। चावल बोते हैं, अब पानी सा भरा होता है, चावल की कल्टीवेशन करनी होती है और उसके धान को ऐसे लगाना होता है,
ठीक है, बच्चे भी घर के जो हैं वो भी मिलके इस काम को करते हैं। लिमिटेड यूज़ ऑफ मशीनरी होती है, इसके अंदर बहुत कम मशीनरी का यूज़ होता है। अब ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस है, ये कोई कमर्शियल फार्मिंग नहीं है कि ट्रैक्टर बड़े बड़े सीड ड्रैग्स आ रहे हैं, बड़े HIV सीड्स आ रहे हैं उससे, नहीं, ये वो नहीं है। ये फार्मर भाई साहब अपने घर पे अपने फैमिली वालों के साथ में जो छोटा सा खेत है उनका, वहीं पे जो ये फार्मिंग करे वो है। और इसको भी कमर्शियली बनाया जा सकता है कि वो जितना चावल घर में रख लेते हैं चाहिए, बाकी दुकान पे बेच दिया, दुकान कह रही हूँ, बाकी बाज़ार में जाके बेच दिया और उससे पैसा कमा लिया, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इसमें इनकम आती है, बट वो हाँ शिफ्टिंग वाले से तो ज़्यादा ही आएगी ना ऑब्वियसली। एग्रीकल्चर वर्क डन बाय मैनुअल लेबर ही होती है इसमें। और इसमें जो है फार्म लैंड मैन्योर यूज़ होता है, यानी कि जो मैन्योर होता है वो ये नहीं कि तुम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, नहीं, खुद से एक मैन्योर बना लिया जाता है, वो यूज़ होता है एज फर्टिलाइज़र। यील्ड पर यूनिट इज़ वेरी लो, ठीक है, जो खपत निकल के आती है कहेंगे हम, या क्या बोलेंगे उस चीज़ को, जो प्रोड्यूस आता है कि तुमने बो दिए चावल की, लगा दिए चावल की फसल, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो काफ़ी कम होता है। अब कम क्यों है? उसी लैंड पे अगर तुमने HIV सीड्स यूज़ करे होंगे, अलग टाइप के सीड, उसी वाली लैंड पे अगर तुमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करी होगी तो भाई ज़्यादा आपका रिज़ल्ट आएगा। अब ये पुराने तरीक़ों से हो रहा है तो इसमें जो प्रोड्यूस आता है वो कम आता है, ठीक है। तो तभी इसको सब्सिस्टेंस वाला होता है, गुजारा एक तरीके से, घर का खाना, राशन पानी का, घर का जो है ना पैसों का गुजारा। अब वो कमर्शियल में तो प्रॉफिट होता है, तो तुम बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, ठीक है। अब चावल वाला समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो इसका, ठीक है। बाकी वरना मैं इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी। अब दूसरा आया हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। पैडी के अलावा कौन से क्रॉप्स वाले एरियाज़ में कौन से में होता है ये, और कौन कौन सी चीज़ें उगाई जाती हैं, ठीक है जी। तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि अलग क्लाइमेट होता है, अलग सॉइल होती है, अलग अलग फैक्टर्स पे जो है हम किसी भी क्रॉप को उगाते हैं। तो जो चावल है वो हर जगह तो नहीं उग सकता, चावल के लिए बहुत पानी चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइप का क्लाइमेट चाहिए, वहीं उग सकता है, ठीक है। तो बाकी कौन कौन से, वीट की कल्टीवेशन इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया पंजाब में और हमारे हरियाणा के अंदर, इतना ज़्यादा वीट का कल्टीवेशन हुआ, तो वीट जो है, वीट का कल्टीवेशन होता है, सोयाबीन का, बार्ले का, सोरगम का जो है कल्टीवेशन होता है। अब ये कहाँ पे होती है? नदर्न चाइना में, मंचूरिया में, नॉर्थ कोरिया में ये क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन, यही ना पंजाब और हरियाणा वाला एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीट उगाया जाता है। मिलेट्स जो होते हैं ड्राई पार्ट्स में इंडिया के उगाए जाते हैं, वेस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में मिलेट क्या होगा, जैसे तुम मान लो ये देखो, ये चार्ट लगा दिया मैंने, ये होते हैं मिलेट्स, ठीक है। इरिगेशन इसमें यूज़ होती है, ठीक है, इरिगेशन यूज़ होगी कि ट्यूबवेल हो गया, आप लोगों ने जो है कोई भी टाइप की इरिगेशन को यूज़ करा है इसमें, ये नहीं है कि बिल्कुल ही बारिश पर डिपेंडेंट है। मॉडर्न इरिगेशन भी इसमें यूज़ होती है, बट नॉट दैट मच लेवल जितनी कमर्शियल में होती है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले एरियाज़ ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, देखो यहाँ इंडिया हाईलाइट हो रखा है, ये आपको दिखाया ना, ये वाला एरिया चाइना वाला, और ये इंडिया में यहाँ पे देखो, ये पूरा एरिया इंडिया वाले यहाँ पे ये प्रैक्टिस होती है, ठीक है जी। चलो, तो वेट पैडी डोमिनेट ग्रुप और अदर क्रॉप दोनों ही यहाँ पे आपको बता दिया गया है। अब आते हैं गाइस हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आया हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अंग्रेज़ों की, अंग्रेज़ को ब्रिटिश और कॉलोनीज़ बनाने वालों की देन है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर, क्योंकि ये लोग तो पैसे के तो बहुत भूखे थे, ठीक है, और बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, बिजनेस ओरिएंटेड थे। तो कॉलोनीज़ ऐसा नहीं कि खाली ब्रिटिशर ने बनाई, पोर्चुगीज़ ने, फ्रेंच पीपल ने कॉलोनीज़ बनाई अपनी। कॉलोनी मतलब क्या कि दूसरे देश पे जाके कब्जा करा और उन्हें लूटा। तो इन्होंने लूटने का एक और तरीका बनाया, वो था प्लांटेशन करवाना, कि एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर कुछ मज़दूरों को, फार्मर्स को ले जाके बंद कर देते थे ये, और वहाँ पे उनसे चाय पत्ती उगवाते थे, कॉफ़ी उगवाते थे, और अलग अलग प्रकार की जो है, जैसे बनाना के पेड़ उगवाए, बनाना उगवा रहे हैं, और अलग अलग चीज़ें उगवाते थे। और इतने ज़्यादा लेवल पे उगवाते थे कि जब वो उसका प्रोड्यूस होता था वो ढेर सारा होता था, उसे बेच के ये बहुत पैसा कमाते थे। और आज तक ये चलता रहा है। हमारे इंडिया में असम जो है, कितनी चाय वहाँ उगाई जाती है, इट इज़ द वर्ल्ड्स, आप कह सकते हो कि लार्जेस्ट जो है चाय वहाँ उगाई जाती है वर्ल्ड की, ठीक है। बहुत सारी चाय हमारे जो पूरे वर्ल्ड में जाती है वो हमारे असम से जा रही होती है। तो भाई क्यों, ये कब से, ये ब्रिटिशर्स के ज़माने से इंडिया में चल रहा है। तो यही चीज़ आपको प्लांटेशन वाले टॉपिक में बताइए। तो यूरोपियंस जिन्होंने कॉलोनीज़ बनाई, ब्रिटिशर्स हो गए, फ्रेंच हो गए, पोर्चुगीज़ हो गए,
इन्होंने प्लांटेशन को ऑर्गेनाइज करा था अपनी कॉलोनीज़ में, जैसे इंडिया में करा, साउथ अफ्रीका में करा, और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ इन्होंने जाके अपने बेसेस बनाए थे ना, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा। मेनली क्या है इसका रीज़न करने का, प्रॉफिट कमाना। इसमें जो प्लांटेशन क्रॉप होती है वो एक ही और बहुत एक्सटेंसिव वे पे उगाई जाती है, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोको हो गया, रबर हो गया, कॉटन हो गया, कोई भी टाइप का ऑयल, पाम ऑयल हो गया, जैसे शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, बहुत ज़्यादा लेवल पे उगाया और उसे बेच के पैसा कमाया। इसका फीचर क्या है, फीचर मतलब क्या हुआ कि कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हें प्लांटेशन खोलना हो तो तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें एक फार्म खोलना है प्लांटेशन वाला, चाय पत्ती उगवानी है तुमने, तो ऐसा सोचो कि क्या चाहिए होगा उसके लिए, इसे ऐसे लर्न करो, रट्टाफिकेशन नहीं। सोचो भाई मैंने तो चाय पत्ती को उगानी है बहुत सारी अपनी, तुम आसाम में जाके सेटल हो गए हो, तो व्हाट डू यू नीड, सबसे पहले बहुत बड़ी एस्टेट चाहिए। एस्टेट मतलब कि बहुत बड़ा एरिया चाहिए आपको जहाँ पे आप वो उगवाओगे। फिर आपको लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत पैसा भी चाहिए, स्टार्टिंग में बहुत पैसा लगेगा तुम्हारी तरफ से। मैनेज करने के लिए पूरी की पूरी टीम रखनी होगी, थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट भी आपको चाहिए। साइंटिफिक मेथड से अगर कल्टिवेशन कराओगे तो बहुत सारी चाय पत्ती निकलेगी, बहुत पैसा कमा पाओगे। सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन पे ही इसमें फोकस करा जाता है, यानी कि चाय पत्ती के साथ 4 पौधे ना कॉफ़ी के भी लगा देते हैं, नहीं, ये वाला काम नहीं होता। चाय है तो चाय, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी, क्योंकि वही बहुत सारा फिर पैसा कमा के देगी। इसमें लेबर जो है काफ़ी चीप मिल जाता है, और ये लोग तो वो कराते थे बिना पैसे दिए वाली जो है स्लेवरी कराते थे हमारे यहाँ के जो है लोगों से। पता नहीं हमारे यहाँ के लोगों को इन्होंने कहाँ कहाँ नहीं भेजा प्लांटेशन कराने के लिए, और कहाँ कहाँ से हमारे यहाँ भी लोग आते थे कि बंद कर देते वो प्लांटेशन एरिया के अंदर, यहाँ रहो, यहीं रहो और यहीं पे काम करते रहो, तो बहुत चीप लेबर मिल जाती थी। ये तो पुराने ज़माने की बात है, आज की नहीं कह रही हूँ मैं, कॉलोनाइजेशन की बात कर रही हूँ। कॉलोनाइजेशन में ऐसे होता था, और अब भी जहाँ पे प्लांटेशन होता है तो जहाँ पे वर्कर्स होते हैं तो उनकी जो वेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये जो है ऐसे एरिया में होना चाहिए प्लांटेशन, वहाँ कराओ जहाँ से मार्केट पास में हो, या फिर अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो तो वो आराम से हो जाए, ठीक है, कि आप एक्सपोर्ट कर पाओ, आपके पास मार्केट बहुत अच्छा है, वहाँ पे कराई जाती है, ठीक है, कि फिर वहाँ से शिप्स में लोड करो आप सामान को अपने और उसको जो है एक्सपोर्ट कर दो। गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए प्लांटेशन एस्टेट से फैक्ट्रीज तक का, क्योंकि जो चाय पत्ती की जैसे पत्तियाँ तोड़ ली जाती हैं तो वहाँ से रेलवे नेटवर्क्स हो आपके पास, जिससे आप उसको फैक्ट्री में लेकर जाओगे और उससे पत्ती बनाई जाएगी। कॉफ़ी के कोको बीन्स अगर कलेक्ट हो गए, कॉफ़ी बीन्स कलेक्ट हो गए, तो वो बीन्स को फैक्ट्री तक ले जाके प्रोसेस करने के लिए वो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा खासा चाहिए, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हो गए। अब तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें अपना प्लांटेशन खोलना है तो क्या करना होगा, ठीक है जी। अब कौन कौन से जो है कॉलोनीज़ ने, कौन से अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी जो है ना ये हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी, हमारे यहाँ पे मतलब वर्ल्ड के अंदर। तो फ्रेंच ने कोको की और कॉफ़ी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस करी वेस्ट अफ्रीका में। तो अगर तुम कोको सोच रहे हो कॉफ़ी अलग क्या होता है, तो वो यार कोको वो है जिससे तुम्हारी चॉकलेट बनती है। जो सारी महंगी महंगी चॉकलेटें होती हैं वो कोको से ही तो बन रही है, कोको बटर बनता है और उससे पूरी पूरी हमारी चॉकलेट्स बनती है, तो दैट इज़ कोको। और कॉफ़ी की कराई, ठीक है। ब्रिटिश ने लार्ज टी गार्डन्स बनवाए इंडिया में, श्रीलंका में। रबर प्लांटेशन कराई इन्होंने मलेशिया में। एंड शुगर केन एंड जो है इन्होंने बनानास की प्लांटेशन कराई वेस्ट इंडीज़ के अंदर। तो लर्न करना है ये। स्पेनिश ने और अमेरिकन ने इन्वेस्ट करा हेविली इन कोकोनट एंड शुगर केन प्लांटेशन इन फिलीपींस, ठीक है जी। और डच की एक समय पे मोनोपोली थी ओवर शुगर केन प्लांटेशन इन इंडोनेशिया, यानी कि यही बना रहे थे सारे के सारे शुगर, मोनोपोली कंट्रोल कर रखा था इन्होंने डचेस ने, ठीक है। आज के समय पे भी कई सारे कॉफ़ी फजेंडाज हैं, यानी कि बड़े फजेंडा मतलब बहुत बड़ा प्लांट, मतलब बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे कॉफ़ी उगाई जा रही है। ब्राज़ील के जो स्टिल यूरोपियंस मैनेज करते हैं, यानी कि वो अब तो जैसे कॉलोनाइजेशन ख़त्म ना, कोई कंट्री एक दूसरे पर कब्जा करके थोड़ी बैठी है, बट बहुत बड़े बड़े ऐसे प्लांटेशन एरियाज़ हैं ब्राज़ील के अंदर जिसका ओनरशिप अभी भी यूरोप वालों के पास है, ठीक है जी। तो ये जैसे आप एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो देख सकते हो आपकी बुक की, प्यारी सी एनसीईआरटी की टी प्लांटेशन की, ठीक है। तो मैं सॉरी इस वाली स्लाइड में मैंने थोड़ी ब्यूटीफुल सी इमेजेस इतनी ऐड नहीं करी है, बट नोट्स मेरे बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, तो इनको अगर तुम देख लोगे तो वो सब ऑटोमेटिकली दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आता है हमारा एक मैप जिसपे आपको दिखा रखा है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। सिर्फ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग या फिर कल्टीवेशन। तो इसमें क्या होता है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड ऑफ मिड लैटिट्यूड में होता है। इतना नहीं भी लर्न करोगे कोई बात नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें प्रिंसिपल क्रॉप होती है वीट,
वीट सबसे ज़्यादा जो है कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में उगाया जाता है। कॉर्न यानी कि भुट्टा, बार्ले, ओट्स, राई उगाए जाते हैं। साइज ऑफ फार्म इसमें बहुत लार्ज होता है। ऑल ऑपरेशन ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम प्लोइंग टू हार्वेस्टिंग आर मैकेनाइज्ड। तो बहुत सारे हमारे इंडिया में भी, पंजाब के, हरियाणा के जो खेत हैं, जो बड़े बड़े खेत हैं जहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव वे में खेती होती है, ये वो बात हो रही है कि बढ़िया टूल्स, बढ़िया मशीनरी, बढ़िया इरिगेशन का यूज़ करके आप वीट उगा रहे हो बहुत सारा और उसको बेच रहे हो और बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो। एरियाज प्रैक्टिस कहाँ पे होता है? यूरेशियंस। अब क्योंकि गाइस ये इंडिया वाली बुक नहीं है, ये वर्ल्ड वाली बुक है, तो आपको लर्न करने होंगे। तो ये एरियाज प्रैक्टिस ऐसे ही मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखने को कह रही हूँ कि आप लिख लो। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे बहुत पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, बहुत लेंदी लगता है फिर सब कुछ। कहाँ पे प्रैक्टिस होता है? यूरेशियन स्टेपीज पे, कैनेडियन अमेरिकन प्रेरीज के अंदर, पम्पास ऑफ अर्जेंटीना, वेल्स और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स एंड कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड में ये कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन होती है। ठीक है जी, चलो अब आया हमारा जो है, इसका मैंने आपको दिखा दिया मैप कहाँ पे हो रही है। तो चलो अब मैप पे ना मैं इतना फोकस अभी नहीं करी हूँ, तो ये मत सोचो, मैं एक अलग वीडियोस भी बनाऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में मैप आएंगे उसमें वहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है? ये हाईली डेवलप पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में होती है, यानी कि जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, जैसे नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया में एंड टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स में ये प्रैक्टिस होती है। अगर तुम ये नहीं भी लर्न करोगे तो दैट्स ओके, क्योंकि हम बेसिक एरियाज तो लर्न करते ही हैं। ठीक है, तो फीचर ऑफ मिक्स्ड फार्म क्या होते हैं? मिक्स्ड फार्म में क्या होता है? मॉडरेट साइड ऑफ लैंड चाहिए, बहुत बड़ा खेत आपको नहीं चाहिए। क्या उगाया जाता है? वीट, बार्ली, ओट, राई, मेज़, फॉडर क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स, ये उगाई जाती है। ठीक है, अब इसमें ना क्रॉप रोटेशन भी प्रैक्टिस होता है एंड इंटर क्रॉपिंग भी प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे एक टाइम पे 2 क्रॉप्स भी उगा ली जाती है, क्रॉप को रोटेट करके और इंटर क्रॉपिंग करके। ठीक है, इसी से क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी भी फिर बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती है और ये लोग छोटे लैंड एरिया पे भी बहुत सारी जो है क्रॉप्स को उगा पाते हैं। इक्वल एम्फेसिस इज लेड ऑन क्रॉप कल्टिवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब क्या करते हैं ये लोग मिक्स्ड फार्मिंग वाले? कई बार पता है क्या करते हैं कि अपनी क्रॉप तो उगा ही रहे हैं, उसके साथ में कुछ जानवर भी पालते हैं और उससे भी इनकम जनरेट करते हैं। कैसे जानवर? जैसे कैटल, शीप, पिग्स, पोल्ट्री यानी कि हैन वगैरह कर लेते हैं, जिससे एक और इनकम मिल जाती है अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके मेन हाइलाइट्स अगर हम देखें इस वाली फार्मिंग के, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फार्म और मशीनरी पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, ग्रीन मैन्योर का भी होता है, और स्किल एक्सपर्टाइज चाहिए होती है फार्मर की, क्योंकि इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन करना आसान काम नहीं होता, तो वो स्किल्ड फार्मर ही करते हैं। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक मिक्स्ड फार्मिंग का। मिक्स्ड फार्मिंग का आपका ये आ जाता है हमारा पूरा का पूरा जो है हमारा मैप। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ हो रहा है, यूरेशिया में यहाँ हो रहा है, यूरेशिया इज यूरोप और एशिया का ये वाला पार्ट। ठीक है, चलो अब आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डेयरी फार्मिंग। डेयरी वर्ड से समझ में आ रहा है कि भैया मम्मी जैसे शाम को कह रही है जाओ डेयरी से दूध ले आओ। हाँ, तो भैया डेयरी फार्मिंग मतलब इट्स रिलेटेड टू जो है एनिमल्स। ठीक है जी, तो ये मोस्ट एडवांस वे पे जो है जब हम मिल्क एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं उसको हम डेयरी फार्मिंग कहते हैं। ये जैसे अमूल आपके सामने एग्जांपल है, अमूल इज एग्जांपल ऑफ डेयरी फार्मिंग। अमूल में क्या हो रहा है कि वो जो है मिल्क कलेक्ट करके जो है उसको इतने एक्सटेंसिव वे पे मिल्क भी बेचा जा रहा है, मिल्क प्रोडक्ट्स भी बेचे जा रहे हैं, घी, मक्खन, आइसक्रीम, एवरीथिंग इज दे आर सेलिंग इन द मार्केट। तो अमूल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है डेयरी फार्मिंग का। ठीक है, तो मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स मतलब वो जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं और उनके से हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पे जब आप इस बिज़नेस को अगर शुरू करो तो कैपिटल इंटेंसिव होता है, ये यानी कि पैसों की बहुत ज़रूरत होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में। एंड रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आप लोगों को पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि सबसे पहले तो इतने सारे जानवर जब आपको खुद पालने हैं तो उनके लिए शेड बनवाने होंगे। अब स्टोरेज फैसिलिटी फॉडर के लिए, जो वो घास फूस खाएंगे उसके लिए। ठीक है, उनको फीड करने की जिम्मेवारी रखना कि उन्हें खाना खिलाना नियमित रूप पे, और उनको मिल्किंग करना कि दूध निकालना फिर गाय का या फिर आप जो भी एनिमल को रेयर करा है। ठीक है, अब मिल्किंग सिर्फ हाथ से नहीं होती है कि एक इंसान जगह कर रहा है, मिल्किंग मशीन्स भी लगवाई जाती हैं। ठीक है, इससे डेयरी फार्मिंग की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है।
ठीक है। स्पेशल एम्फेसिस इज लेड ऑन कैटल ब्रीडिंग, जब ब्रीडिंग सीजन होता है यानी कि जब इनके बेबीज़ होते हैं तो उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इनकी हेल्थ केयर का। और वेटरनरी सर्विस की डॉक्टर्स जो होते हैं जानवरों के, वो बहुत सामने रहते हैं, डॉक्टर रहेगा कि भाई हम अपना जानवर का ध्यान रखें। ये हाई लेबर इंटेंसिव वर्क होता है यानी कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ बहुत रखने होंगे, ठीक है, बिकॉज इसमें फीडिंग की, खाना खिलाने की जानवर को, और मिल्किंग के समय पे आपको हर समय लोगों की ज़रूरत है। इसमें कोई ऑफ सीज़न नहीं होता, क्योंकि ऐसे तो नहीं है ना कि वो क्रॉप उगती नहीं है, क्रॉप उग रही है तो बैठ जाओ घर पे, नहीं है, कुछ नहीं है, रोज़ दूध निकालना है, बेचना है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं, ये वहाँ होता है जहाँ पे ना जैसे अर्बन एरिया, शहर के पास में ये लगाए जाते हैं डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्रीज़, कि भाई क्या है, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया के पास में, सॉरी, ये लगाए जाते हैं कि क्या है भैया, दूध जो है, दूध तो ऐसा नहीं है ना तुम 25-50 दिन रख लोगे, 1 साल रख लोगे, जैसे तुम चावल अनाज जो है स्टोर करके रख लो, नहीं, हद से 10-15 दिन। अच्छा, टेट्रा पैक में भी 25 दिन, हद से हद इतना ही रख सकते हो तुम, और हर कोई तो टेट्रा पैक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इमीडिएटली आपको वो चीज़ों को जो है मार्केट तक पहुंचाना होगा। तो ये वहीं लगते हैं जहाँ पे बड़ी पॉपुलेशन होती है, उसके पास के एक एरिया में ये डेयरी फार्म बन जाते हैं, और सुबह सुबह ट्रकों में जो है चीज़ों को लोड करवा के इनको जो है मार्केट में बेचने को जो है पहुँचा दिया जाता है, ठीक है जी। अब जैसे जैसे वैसे हो चुका है कि जैसे टेक्नोलॉजी, बड़े रेफ्रिजरेटर्स आ गए हैं, तो आप दूध है या दूध का प्रोडक्ट है जो भी, जैसे दही वगैरह हो गई, तो उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो 3-4 दिन तक एक्सटेंड हो जाती है। तो रेफ्रिजरेटर्स में जो उनका ट्रक भी होता है वो रेफ्रिजरेटेड होता है, उसमें आ रहे हैं, ठीक है। पेस्चराइजेशन प्रोसेस होता है ना, एकदम से गर्म करके ठंडा कर देते हैं, फिर टेट्रा पैक में डाल देते हैं, वो उसकी वजह से, और प्रेजर्वेशन जो है इंक्रीज़ हो चुकी है। तो ये बिज़नेस में अब ये है कि थोड़ा, हाँ, ये है कि लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो गई है, कि अगर उन्होंने दूध निकाला है और अगर वो 1 हफ्ते तक पहुँच रहा है, 4 दिन तक पहुँच रहा है, तो इट्स ओके, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे ये एरिया प्रैक्टिस होता है, तो कौन कौन से एरियाज़ में प्रैक्टिस होता है, तो बहुत जगहों पे होता है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप में होता है, एंड द सेकेंड इज़ कनाडा में होता है। थर्ड बेल्ट है इसकी साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तसामानिया, ठीक है। तो ये यहाँ बता रहे हैं जहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे होता है। तो सबसे ज़्यादा ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप में होता है, सेकंड ये बहुत ज़्यादा होता है कनाडा में, थर्ड ये बहुत ज़्यादा होता है साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तसामानिया में, ठीक है जी। चलो, अब आया इसका हमारा, ये क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के, ये सॉरी मैंने यहाँ पे गलत ग्राफ लगा दिया है, मैप लगा दिया है, सॉरी। देखो ये राइस डोमिनेटेड और वो वाला जो स्टार्टिंग में पड़ा है ना, ये उसका मैप है, स्किप इट। चलो, अब आया हमारा नेक्स्ट टाइप का एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन सी का नाम आपने सुना होगा, मैप पे देख लो, ये होती है हमारी मेडिटेरेनियन सी। तो इसके आसपास के एरिया में जो एग्रीकल्चर हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। इसके फीचर्स क्या होते हैं, यहाँ पे हाईली स्पेशलाइज कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है। ये कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, एक तो मेडिटेरेनियन सी के पास के एरियाज़ में तो होता ही है, उसके अलावा जो है इधर साइड ऑफ मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, इन नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम टूनीशिया टू अटलांटिक कोस्ट, साथ में सदर्न कैलिफोर्निया में भी होता है यानी कि अमेरिका में, सेंट्रल चाइल्ड में भी होता है, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में भी होता है, साउथ एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी ये प्रैक्टिस होता है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। अब इस एग्रीकल्चर में जो है कौन क्या क्या आते हैं, जैसे इसमें आ जाएगा एक तो विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या, वाइन बनाना, ठीक है। तो वाइन बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, ग्रेप्स चाहिए होते हैं, अंगूर चाहिए होते हैं। तो इसमें अंगूर की कल्टीवेशन होती है, स्पेशली ये मेडिटेरेनियन रीजन में होता है। बेस्ट ग्रेप्स जो होते हैं ना वर्ल्ड के, उससे सबसे हाई क्वालिटी की जो वाइन होती है वो बनाई जाती है। और बेस्ट क्वालिटी की ग्रेप्स ये लोग पूरे वर्ल्ड से अपने पास जो है अपने पास मंगवाते हैं, और वहाँ पे फिर ये उससे वाइन बनाते हैं, ठीक है। चलिए, इन्फीरियर ग्रेप्स का क्या करते हैं फिर, ये जो बेकार वाले ग्रेप्स होते हैं थोड़े, तो या तो उसकी किशमिश बना देते हैं, रेजन्स, या उसके करंट्स बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऑलिव्स और फिग्स, वो ऑलिव नहीं खाते लोग वो खट्टे करके, वो उसको और फिग्स को भी जो है इस पे कल्टीवेशन होती है। हमारा विटीकल्चर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अभी ये जो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर है ये काफ़ी प्रॉफिट कमा के दे देता है, क्यों, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट और क्रॉप्स उगाता है, और उसको फिर बेच दिया जाता है यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पे जिस समय ठंड चल रही होती है, ठीक है। अब आया हमारा नेक्स्ट टाइप का एग्रीकल्चर, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, स्पेशलाइज इन द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर स्लोली फॉर द अर्बन मार्केट। तो इसमें क्या, कोई फ्रूट हो गए, फल हो गई, सब्जी हो गई, फ्लावर्स हो गए जो तुम अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट करोगे सॉरी बोलने के लिए और प्रपोज करने के लिए, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हो गए, फंक्शन में जा रहे हो तो बुके बनवा के देकर आ रही हो, तो वो फ्लावर्स का भी कल्टीवेशन होता है, रोजेस का, ट्यूलिप्स का,
बहुत एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स का कल्टीवेशन होता है फार्म्स के ऊपर, ठीक है। तो वो आ जाता है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर में। इसमें फार्म्स जो होते हैं वो छोटे से ही होते हैं, बट वो लिंक होते हैं शहरों से। अर्बन सेंटर मतलब शहर से, जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, हाई इनकम ग्रुप। अमीर मतलब वो लोग जो खर्चा कर सकते हैं, वो लोग रहते हैं हाई इनकम ग्रुप के लोग, और वो उसको खरीद लेते हैं। इट इज़ बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव। इसमें लेबर भी बहुत लगेगी और कैपिटल भी लगेगी। एंड इसमें एम्फोसिस किया जाता है ऑन द यूज़ ऑफ इरीगेशन। अच्छी इरीगेशन यूज़ हो, HYV हाई बिल्डिंग वेराइटी के सीड्स इसमें यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है, ग्रीन हाउसेज यूज़ होते हैं, आर्टिफिशियल हीटिंग यूज़ होती है इन कोल्डर रीजन्स। इसमें आप लोग क्या कर रहे हो, इसमें आप लोग कोई फ्रूट उगा रहे हो, इसमें आप लोग कोई सब्जी उगा रहे हो, इसमें आप लोग कोई फ्लावर उगा रहे हो, तो आपको बेस्ट क्वालिटी का उगाना है, जिससे वो आप पैसा ले मार्केट में जाके बेचोगे, पैसा कमाओगे। तो इसमें अच्छी इरीगेशन, अच्छा क्वालिटी का सीड वगैरह यूज़ होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है। कौन कौन से एरियाज़ में होता है दिस एग्रीकल्चर? कहाँ पे है? बहुत डेवलप कंट्रीज़ में होता है और जहाँ बहुत पॉपुलेशन हो, जैसे वेस्ट यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस वाली जगह समझ लो तुम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है और मेडिटेरेनियन रीजन में होता है। अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे फ्लावर्स का बहुत स्पेशलाइजेशन है नीदरलैंड्स के अंदर, एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। जैसे ट्यूलिप्स जो है यूरोप की मेजर सिटीज़ में उगाए जाते हैं और बहुत बिकते भी हैं फिर ये ट्यूलिप्स इनके यहाँ पे। नेक्स्ट आता है अब हमारा 9.1 टॉपिक मैंने यहाँ लिखा है, मतलब कि अब हम बेसिकली 9 टॉपिक पे पहुँच चुके हैं, जो है ट्रक फार्मिंग। अब इसी में आता है ये मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर के अंडर में आ रहा है ये ट्रक फार्मिंग। अब ये ट्रक फार्मिंग क्या हो गया? तो यहाँ पे ट्रक फार्मिंग का मतलब ये है, तो डिस्टेंस ऑफ द ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट इज गवर्न बाय द डिस्टेंस दैट ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, हेंस द नेम इज ट्रक। ये ट्रक फार्मिंग मतलब ये है कि ऐसी फार्मिंग हो कि भाई जो आपका फार्म है उसका शहर से डिस्टेंस ऐसा हो कि आप ट्रक से एक रात में कवर कर लो, कि जो आपने उगाया है वो अगली सुबह तक आपने कुछ उगाया है तो वो एक दिन के भीतर ही आप, एक दिन के बीच में ही आप अपना जो है मार्केट तक, जो है शहर की जो मार्केट है वहाँ जाके बेच पाओ। तो इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। तो अब आया फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग मॉडर्न एरियाज़ में होती है, बहुत हाईली डेवलप्ड एरियाज़ में होती है, जैसे कि ब्रिटेन हो गया आपका, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हो गई, बेसिकली आपकी नॉर्थ अमेरिका में ये होती है। इसमें पर्टिकुलरली लाइफ स्टॉक को रेयर करा जाता है, जैसे मुर्गी हो गई आपकी, हैन हो गया, शीप हो गया, इनको रेयर करा जाता है। अब फैक्ट्री फार्मिंग क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल पे पेंस में, स्टॉल्स में, फोटोज़ देखो आप इनके, यहाँ पे इनको जो है रेयर करा जाता है। बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे, मतलब इस टाइप से ये होता है, ठीक है। अब ये जो है रिक्वायरमेंट होती है इसमें बहुत सारे पैसे की, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, मशीनरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, डॉक्टर की चाहिए, हीटिंग और लाइटनिंग की ज़रूरत सही होती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग इज़ ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग। तो ये जो है इसमें बहुत साइंटिफिक वे में ब्रीडिंग कराते हैं एनिमल्स की। तो फैक्ट्री फार्मिंग की कुछ इमेजेस जो मैंने लगाई हैं वो आप ये देख सकते हो, इस तरीके से ये रेयरिंग करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो हम पढ़ेंगे फार्म्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे जो फार्म्स होते हैं वो कैसे डिवाइडेड होते हैं। अब आपने वो सब पढ़ लिया, कितने टाइप की फार्मिंग हो रही है, वो सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो फार्म की जो किसका है वो फार्म, उस बेसिस पे भी फार्मिंग होती है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अगर हम बात करें तो फार्मिंग दो टाइप से होती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है और कई जगहों पे कलेक्टिव फार्मिंग भी होती है। तो बहुत कम एरियाज है जहाँ पे कलेक्टिव फार्मिंग होती है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग कैसी होती है? जैसे कि वर्ड पढ़ के आपको समझ में आ रहा है, कोऑपरेटिव यानी कि कोई यूनियन सा है, कोई लोगों का मतलब कंपनी है और वो इकट्ठे मिलकर कुछ कोऑपरेट करके एक दूसरे से फार्मिंग कर रहे हैं। काफ़ी सिस्टमैटिक सा वर्ड लग रहा है ये सुनिए, तो वैसे ही ये फार्मिंग होती है। इसमें ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो होते हैं वो अपना कॉर्पोरेशन बना लेते हैं, अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं, वहाँ पे ये अपने पैसे को, अपनी रिसोर्सेज को पूल करते हैं, यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं अपनी मर्जी से, जिससे कि अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल। आफ्टर दैट ये क्या करेंगे, इस पर इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट, यानी कि अपने अपने फार्म्स इनके पास होंगे, बट इनका पैसा एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, रिसोर्सेज ये पूल कर चुके हैं। तो उसके बाद ये लोग कॉपरेट करके एक दूसरे के साथ में अपनी फार्मिंग करते हैं। तो अब जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इन्होंने अपनी बनाई है, उससे क्या होता है कि ये जितने भी फार्मर्स हैं अपने अपने एरिया पे, जो भी सोसाइटी, फिर जब सारे फार्मर्स इकट्ठे मिल जाते हैं तो फिर ये अपना जब प्रोड्यूस बेचते भी है तो यूनिटी में पार होती है, तो ये अच्छे प्राइजेस पे अपने प्रोड्यूस को बेच पाते हैं। ये होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट ओरिजिनेटेड ओवर सेंचुरी अगो एंड हैज़ बीन सक्सेसफुल इन वेरियस सिटीज़ एंड आप कह सकते हो कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। तो डेनमार्क में, नीदरलैंड्स में, बेल्जियम में, स्वीडन में, इटली में ये बहुत
ज़्यादा चलती है कोऑपरेटिव फार्मिंग। इनफैक्ट डेनमार्क में तो हर एक फार्मर जो है प्रैक्टिकली क्या होता है, एक मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन होता है। तो मतलब फार्मर अपनी फार्मिंग कर रहा है बट वो एक कॉर्पोरेशन का पार्ट है जहाँ पे उसने अपनी रिसोर्सेज को पूल करा है। फांसी के साथ में इसमें क्या हो रहा है कोऑपरेटिव फार्मिंग में कि जब वो अपना इनका जो प्रोड्यूस निकलता है वो कोऑपरेटिवली उसको बेचते हैं तो उनको अच्छा प्राइस मिल जाता है। इसके अलावा आता है हमारा नेक्स्ट कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव मतलब इकट्ठे मिलके फार्मिंग करना, तो ऐसा ही इस पे होता है कि एक लैंड के ऊपर सभी फार्मर्स मिलके काम करते हैं और जो प्रोड्यूस होता है वो आपस में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। तो द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। इसमें जो फार्म का ओनर होता है वो कौन होता है, वो होती है गवर्नमेंट, एंड जो काम कर रहे हैं वो सारे लेबर मिलकर करते हैं। तो इसको कहते हैं कलेक्टिव फार्मिंग और ये सोवियत यूनियन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता था। कलेक्टिव फार्मिंग को सोवियत यूनियन में कॉलकॉस कहा जाता था और ये जो है ना सोवियत यूनियन की एक प्रायोरिटी थी कि वहाँ पे जितने भी फार्म होते थे वो गवर्नमेंट के हैं। वहाँ पे फार्मर्स काम करते हैं इकट्ठे और उनको वेजेस मिल दिया जाता था और उनको जो है जो भी प्रोड्यूस होता था आपस में उनका डिवाइड होता था। तो उससे क्या है कि फार्म तो गवर्नमेंट का ही रहता है बट वो सब मिलके काम कर रहे हैं और वो जो है प्रोड्यूस को डिवाइड कर लिया करते थे। इससे क्या होता था, जो सेल्फ सफिशिएंटी थी एग्रीकल्चर की वो बहुत बूस्ट हो जाती थी कि हर फार्मर को एक तरीके से आप मान लो उन्हें वेजेस मिल रही है, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो जो है फार्म किसका है, सब अपनी तरफ से इनपुट दे रहे हैं और वहाँ पे वो काम करते थे। ठीक है, अब तुम्हें इसमें लग रहा होगा कि दीदी फार्मर अपना घर का खर्चा कैसे चलाता था जब वो कलेक्टिव फार्म पे काम कर रहा था। तो यहाँ पे जो है फार्मर को अपनी खुद की भी थोड़ी बहुत लैंड रखने की इजाज़त होती थी कि वो अपने घर के प्रोड्यूस के लिए वहाँ पे अपना काम करे, बाकी तो कलेक्टिव फार्म्स पे जाके फार्मर जो है काम करते थे। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो हमें प्राइमरी एक्टिविटी का पढ़ना है, हमने एनिमल रेयरिंग पढ़ ली, हमने जो है गैदरिंग पढ़ ली, हंटिंग पढ़ लिया, एग्रीकल्चर सारे टाइप्स के पढ़ लिया। अब लास्ट आता है माइनिंग। माइनिंग भी एक बहुत बड़ी प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि इसमें हम अर्थ को डायरेक्टली अर्थ के रिसोर्सेज को अर्थ से बाहर निकाल कर जो है यूज़ करते हैं। माइनिंग जो है डिस्कवरी ऑफ मिनरल देखो शुरू हो गई थी कॉपर एज से, ब्राउन एज से, आयरन एज से। और यूज़ ऑफ मिनरल ये नहीं है कि आज ही हम लोग जो है ये लोहे का यूज़ कर रहे हैं, सोने चांदी का यूज़ कर रहे हैं, बाकी मिनरल्स का यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ज़मानों से होता जा रहा है, बर्तन बनने के लिए, टूल्स बनने के लिए, वेपन्स बनने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल डेवलपमेंट माइनिंग की बिगेन हुई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तब से माइनिंग करे जाना बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वे पे शुरू हो गया। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग, किस बेसिस पे माइनिंग को, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं माइनिंग को। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन मेनली 2 फैक्टर। पहला फैक्टर क्या है, जो माइनिंग एरिया का साइज़ है, उसका ग्रेड है, मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ द डिपॉजिट मैटर करता है, तभी वहाँ जाके माइनिंग होगी। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है कि क्या वो जो पता है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे अर्थ के नीचे तो बहुत सारी जगहों पे मिनरल्स है बट कहाँ जाके आप माइनिंग करोगे, ऐसे थोड़ी कहीं पे भी मशीन ले जाके माइनिंग कर दोगे, नहीं। तो पहला फिजिकल फैक्टर देखा जाता है कि वो साइज़ ऐसा है जहाँ पे जाके माइनिंग कर सके, उसका ग्रेड, उसका मोड ऑफ डिपॉजिट चेक करा जाता है, तब माइनिंग आप कर सकते हो। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर देखा जाता है कि जो माइनिंग करके मिनरल निकलेगा क्या उसकी डिमांड है मार्केट में या नहीं, क्या टेक्नोलॉजी है उस मिनरल को बाहर निकालने के लिए हमारे पास अर्थ के अंदर से, एंड कैपिटल जो चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो लेबर चाहिए और जो ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसकी कॉस्ट को देखा जाता है कि क्या वो है फेवरेबल, कि जितना पैसा हम लगाएंगे इस मिनरल को बाहर निकालने में क्या उसे बेच के उतना पैसा कमा लिया जाएगा, तब माइनिंग की जाती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइनिंग मेथड्स। तो यहाँ आप देख सकते हो, सिंपल आपको एक फ़ोटो से ही समझ में आ जाएगा, ये हमारी अर्थ का बेड है और इनमें मिनरल्स होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइनिंग मेथड्स, एक होता है ओपन कास्ट या फिर स्ट्रिप माइनिंग और दूसरा होता है शाफ्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग में हमारे अर्थ को थोड़ा कम नुकसान पहुंचता है क्योंकि हम अर्थ की ऊपरी लेयर से ही जो है इसे ऊपर से मिनरल्स निकाल लेते हैं। एंड जो शाफ्ट माइनिंग है वहाँ पे अर्थ की बहुत डीप तक जाके डिग करके अर्थ के अंदर जो है हम जो है बहुत सारा गड्ढा करते हैं, बहुत सारा नीचे तक खोदते हुए जाते हैं और अर्थ की बहुत अंदर की दबी हुई लेयर से हम मिनरल्स निकाल के लाते हैं। तो जैसे तुम्हें दिख रहा है कि ये फैक्ट्री है, ये यहाँ माइनर्स नीचे गए हैं, यहाँ तक उन्होंने खुदाई करी है और ये रहा एक माइनर और ये यहाँ से जो है मिनरल्स निकाल के लाएंगे। इसमें बहुत खतरा भी होता है, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। तो चलो, तो एक हुआ आपका ये सरफेस माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, और एक हुआ आपका शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, तो चलो, तो डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ अक्रेंस एंड द नेचर ऑफ द ओर, माइनिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, एक सरफेस माइनिंग और एक अंडरग्राउंड माइनिंग। तो ये जो ये वाली है ना ओपन कास्ट वाली, ये सरफेस ऊपर ऊपर से हो रही है, एंड शाफ्ट माइनिंग आपकी हो गई अंडरग्राउंड वाली। ठीक है, तो चलो,
तो सरफेस माइनिंग इज ऑल्सो नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। ये ईजीएस्ट माइनिंग है, चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग है, क्योंकि क्लोज सरफेस मतलब अर्थ के ऊपर ही से ही आप माइनिंग करके कोई भी मिनरल निकाल सकते हो। ओवरहेड कॉस्ट सच एज सेफ्टी प्रिकॉशन एंड इक्विपमेंट इज रिलेटिवली लो इन दिस मेथड। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे सेफ्टी का खतरा नहीं होता है, सेफ्टी का आपको ध्यान रखना होगा, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना जो है अंडरग्राउंड माइनिंग में करना होगा। आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड रैपिड। एक तो बहुत सारा आउटपुट भी निकल आता है और बहुत रैपिड, बहुत जल्दी निकल आता है कि अंदर तक तो खुदाई नहीं करनी ना, ठीक है। व्हेन द ओर्स लाइव डीप बिलो, अब आता है दूसरा टाइप का माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग। तो जब जो ओर्स हैं वो अर्थ के बहुत डीप में होते हैं, तब जो है उसको अंडरग्राउंड तक माइनिंग करी जाती है, और वो किससे होता है? शाफ्ट मेथड से, जो मैंने तुम्हें इस फोटो में दिखाया है। ये रहा शाफ्ट मेथड, के अंदर तक जो है डिगिंग की जाएगी तब होगा, ठीक है। तो जो शाफ्ट मेथड होता है उससे जो है वर्टिकल शाफ्ट्स को अर्थ के अंदर तक जो है डिग करके भेजा जाता है। वहाँ से माइनर्स जाते हैं, गैलरीज बनाते हैं और वहाँ से मिनरल्स निकाल के लाते हैं। तो मिनरल्स जो एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं उनको फिर सरफेस तक ट्रांसपोर्ट करा जाता है डिज़ाइंड लिफ्ट्स और ड्रिल्स और हाइड्रोलिक चीज़ों के थ्रू। हाइड्रोलिक चैनल्स होते हैं वहाँ से, और इसमें वेंटिलेशन सिस्टम का ध्यान रखना भैया, सांस थोड़ी आएगी अंदर, तो वेंटिलेशन सिस्टम का भी ध्यान रखना है कि माइनर्स को सांस आती रहे। और कई बार यहाँ पे फेटल एक्सीडेंट भी हो जाता है कि कोई पॉइजनस गैस हो गई, आग लग गई, फ्लड आ गई, कोई पत्थर गिर गए जो है जहाँ पे आपने डिगिंग करी है, वहाँ पे जहाँ पे आपने खुदाई करी है वहाँ अंदर, तो काफ़ी सारे माइनरों की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा इंसिडेंट अभी रिसेंटली नहीं, बहुत बार होते रहते हैं कि कई बार माइनर्स के साथ में ऐसे फेटल एक्सीडेंट हो जाते हैं कि माइन बंद हो गई, कोई गैस लीक कर गई, कोई फ्लड आ गई और उससे माइनर्स की डेथ हो जाती है। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ जो है वो अब ना रिट्रीट कर रही है माइनिंग से, वो अब माइनिंग से पीछे हट रही है। जो डेवलप हो गए ना ये बहुत अमीर अमीर कंट्रीज़, क्यों? क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, हाई लेबर कॉस्ट है। तो अब ना लेबर उन लोगों के पास है नहीं, उनकी तो पॉपुलेशन कम है। जैसे यूएसए की बात करो, ब्रिटेन की बात करो, अब इन पे तो पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, अगर ये माइनिंग कराएंगे उसमें तो लेबर बहुत चाहिए, लेबर बहुत महंगा मिलेगा इनको। अब माइनिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा हो रहा है, इंडिया चाइना जैसे, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो चीप लेबर है, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी लेबर है, तो माइनिंग चीप लेबर चाहिए होती है माइनिंग के अंदर। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में माइनिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। Several countries of Africa, few South America, Asia have over 50% of earning from minerals only। तो इंडिया के अंदर आपका हो या फिर आपको एशिया की काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर, अफ्रीका की कंट्रीज़ के अंदर, साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ के अंदर जो है माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और जैसे आपको यहाँ लिखा है अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की और एशिया की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिनका 50% ऑफ जितनी कमाई होती है वो माइनिंग से होती है। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर फुली कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स जो है वो आपको मेरी इंस्टाग्राम ID पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। और बाकी ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उसकी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को चेक करो और बाकी चैप्टर्स पढ़ लो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड